जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? आवाज़ आप लोगों को आ रही है? कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अच्छा जी। मैं भी ठीक हूँ जी, अल्लाह का बड़ा करम है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, जी सही साहब, खैरियत बिल्कुल ठीक। कल जो हमने पढ़ा था उसमें को आपकी तरफ से कोई सवाल हो, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया वो कल वाला लेक्चर अगर आपने रेडी कर लिया। जी एनीवन? जी सही साहब, उस प्रोडेटा का मतलब सिंपल जो प्रोडेटा हम निकालते होते हैं ना, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम देते हैं। यानी कि जितने जितने बंदे ने शेयर खरीदने के लिए पैसे जमा करवाए हुए हैं और जितने रिमेनिंग आपके पास बचे हैं, उस टोटल प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको देते जाएं। जिसने जितने ज्यादा मांगे उसको उस प्रोपोर्शन में ज्यादा मिल जाएंगे। इक्वल का नहीं कहा उन्होंने। देखिए, फर्दर इशू और पब्लिक ऑफर दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। पब्लिक ऑफर में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, शेयर इशू करने जा रहे हैं, आईपीओ करने जा रहे हैं आप। अब देखिए, सारी कहानी हमारी आईपीओ की बेस पे चल रही थी कि पब्लिक को आपने शेयर अपने ऑफर करने हैं। पब्लिक को ऑफर करने में और अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करने में बड़ा फर्क होता है, अगर आप राइट इशू की बात करें। ये एक आई कैप का तरीका है। आई कैप बता देता होता है आपको कि फलां फलां रेगुलेशन को इग्नोर करें। और कई दफा ऐसे होता है कि हम पूरे उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए सोच ही वही रेगुलेशन रहे थे कि यार इसने यहाँ से पूछ लिया है, और नीचे जब अमेंड पे गए तो पता चला उसने नोट में लिखा हुआ है इन रेगुलेशन को इग्नोर करें। तो वो कहीं पे जाके अगर ओवरलैप कर रही हो चीजें तो इस तरह लिख देता होता है कि आप किसको इग्नोर करें। अच्छा जी, रेगुलेशन 9 में हम जाते हैं। इसकी बात कर रहे हैं जी सही साहब। इसमें उन्होंने कहा है कि बिड्स अगर आपके पास आई हैं जिनको आप ये शेयर्स आपने इशू करने हैं, अब बुक बिल्डिंग पोर्शन के तहत जो शेयर्स देने हैं, स्ट्राइक प्राइस तो आपकी डिटर्मन हो गई। इतने नंबर ऑफ शेयर्स आए थे तो स्ट्राइक प्राइस आपकी डिटर्मन हुई है। अब जब इशुएंस में गए तो वो कहते हैं यहाँ पे आपने जब स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जितने लोगों ने ऑफर की थी उनका हक तो बनता है ना। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था और स्ट्राइक प्राइस निकली थी 20, तो वो कहता है 24 वाले ने जो ऑफर की थी उसको शेयर इशू करें, 23 वाले को इशू करें, 22 वाले को करें, 21 वाले को करें। अब स्ट्राइक प्राइस है 20। अगर 20 पे तो एक बंदा ही बैठा हुआ है सिर्फ, तो फिर रिमेनिंग जितने भी शेयर बचते हैं वो 20 वाले को दे दें। अगर 20 पे आके एक से ज्यादा बंदे आ गए और शेयर्स कम है, उन्होंने डिमांड ज्यादा किए हुए हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में कहता है आपस में फिर उनको बांट दें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जी करेंगे सबको 20 पे। अब जिन्होंने हायर प्राइस ऑफर की थी उनको यहाँ पे फायदा होगा कि उनको शेयर पहले दिए जाएंगे। अगर स्ट्राइक प्राइस में ऑफर की होती, तमाम लोग बैठे होते, तो फिर प्रोपोर्शनेटली सबको मिलते शेयर। जी नेक्स्ट। मुझे सिर्फ ये बता दें कि कल वाला लेक्चर लेके उसके बाद अगर आपने पढ़ा है तो समझ आई है चीज, या इधर उधर से गुजर गई ये चीजें, खाना पूरी तो नहीं हो रही है ना? को फायदा भी हो रहा है क्लास लेने का या नहीं? नहीं जी, प्री आईपीओ के बारे में आपने देखा कल यहाँ पे उसने कोई चीज कवर नहीं की। यहाँ पे आप पब्लिक ऑफरिंग के पास गए थे, पब्लिक ऑफरिंग करने जब गए थे उसी का सारा प्रोसीजर उन्होंने आपको बताया। अफाका होना भी चाहिए, अफाका नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब टाइम जाया हो रहा है। अच्छा जी, कल हमने इसके चैप्टर 6 तक किया था। एक साल पहले तक यहीं तक हमारे सिलेबस में शामिल था, उससे आगे कोई चीज शामिल नहीं थी जो हमने पढ़नी आगे। एक साल पहले उसके जेहन में पता नहीं क्या बात आई और उसने तमाम 100% पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन उठा के हमारे सिलेबस में शामिल कर दी। तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जनाब। नेक्स्ट पोर्शन में जो नेक्स्ट चैप्टर 6 उन्होंने दिया है ये है स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी के बारे में, स्पैक के बारे में। इसको भी हम एंड पे लेके जाते हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट एक चैप्टर है इसके अंदर। आप समझ लें कि ये ना भी पढ़े हम तो ये रेगुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली हमने पढ़ना जरूर है, इस पॉइंट पे पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए चैप्टर 7 पे। हमने शेयर्स की पब्लिक ऑफरिंग के बारे में पढ़ लिया। उससे पहले उसने जनरल कंडीशन हमें बताई थी टोटल ओवरऑल सिक्योरिटीज के बारे में। फिर शेयर्स पे जब आए तो जनरल कंडीशंस, और फिर दो स्पेसिफिक उसने जो मेथड्स बताए थे उनकी कंडीशंस, उनका प्रोसीजर सारा हमने पढ़ लिया। अब आज जो कहानी हमने पढ़नी है ये है जनाब डेट सिक्योरिटीज के बारे में। पब्लिक ऑफर ऑफ डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज जो इंस्ट्रूमेंट्स आप इशू कर रहे होते हैं, वो हुक हों, वो बॉन्ड हों, वो कमर्शियल पेपर हों, किसी भी फॉर्म में आपने इशू करना है, यानी कि अदर देन इक्विटी सिक्योरिटीज आप जो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं डेट सिक्योरिटीज के, तो वो कैसे आपने पब्लिक को ऑफर करने हैं उसके बारे में भी आपको इन पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन के अंदर सारी कहानी उन्होंने सुनाई है।
मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पास पेपर का वो क्वेश्चन कर लिया जो कल मैंने आपको बताया था। क्या हमें वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने की जरूरत है? अगर है तो एंड पे हम जाके देख लें फिर उस क्वेश्चन को। कोई मुश्किल तो नहीं आई थी उसमें? तो अगर किसी को मसला हो इंडिविजुअली भी डिस्कस कर ले, अगर ज्यादा लोगों को मसला है तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, जनरल कंडीशंस डेट सिक्योरिटीज इशू करने के लिए वो जनरल कंडीशंस आपको बता रहा है कि क्या जनरल कंडीशंस होंगी। उनको एक नजर देखते हैं और फिर आगे देखते हैं कि स्पेसिफिक डेट सिक्योरिटीज के बारे में क्या बात करता है। हम देखते हैं जी, क्लास के एंड पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या उसने पूछा है और क्या कंफ्यूजन उसमें आ रही है। अच्छा जी, वो कहते हैं जनाब, किसी कंपनी ने अगर डेट सिक्योरिटी इशू करनी है तो वो भी सेक्शन 87 एंड 88 जो एक्ट का सिक्योरिटीज एक्ट का हमने पढ़ा था उसको फॉलो करते हुए वो सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है जो फुलफिल करनी है? आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इजाजत दी हो कि डेट सिक्योरिटीज आप पब्लिक को इशू कर सकते हैं। फिर वो कहता है डेट सिक्योरिटीज इशू करने के लिए जिस तरह, अब आपने अगर कल वाला लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, तो आज हम चीजें बड़ी आसानी से हम आगे लेके चलते जाएंगे जब एक बैकग्राउंड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। वहां पे हमने कंसल्टेंट टू द इशू अपॉइंट किया था जो सारे मामला को हैंडल कर रहा था। यहाँ पे उसी कंसल्टेंट के जो रिप्लेसमेंट है वो आपको बता रहा है तीन ऑप्शन है आपके पास। वो कहते हैं डेट सिक्योरिटी इशू करने के लिए अदर देन कमर्शियल पेपर के अलावा जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करने हैं, कमर्शियल पेपर कौन से होते हैं ये आगे जाकर भी हम देखते हैं। वो कहते हैं कंपनी अपॉइंट करेगी या डेट सिक्योरिटीज ट्रस्टी होगा, अगर कोई ट्रस्ट बना के आप उसके थ्रू कोई इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एजेंट या एक शरिया एडवाइजर होता है इन केस ऑफ इस्लामिक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें से जो आप सिक्योरिटीज इशू करने जा रहे हैं जिसमें जो रेलिवेंट है उसकी अपॉइंटमेंट करनी है। मकसद कहने का यह है कि जैसे वहां पे कंसल्टेंट अपॉइंट करना था, यहाँ पे रेलिवेंट सिक्योरिटी के हिसाब से उसी तरह की अपॉइंटमेंट की जाएगी और ये उसी तरह का इंडिपेंडेंट बंदा होता है जो कंपनी से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अच्छा, अगली एक स्पेसिफिक कंडीशन आई डेट सिक्योरिटी के लिए। वो कहते हैं डेट सिक्योरिटी इशू करनी है तो उस डेट सिक्योरिटी की आपने रेटिंग लेनी है। जिस तरह ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये कंपनी को रेटिंग देती हैं, उसी तरह सिक्योरिटी जो आप इशू करने जाते हैं उसकी भी रेटिंग होती है। तो कहते हैं आपने जाके रेटिंग लेनी है किसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी से जिसके पास लाइसेंस होगा कमीशन की तरफ से, और ये रेटिंग 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपने उनको बताना है ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये हम इशू करने जा रहे हैं जनरल पब्लिक को, उसकी रेटिंग वो आपको देगा। और रेटिंग देते हुए ऑब्वियसली उन्होंने आपकी कंपनी का बैकग्राउंड देखना है, आपकी हिस्ट्री देखनी है, क्रेडिट हिस्ट्री देखनी है, आप कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सारा कुछ देखते हुए वो रेटिंग आपको असाइन कर देंगे उस स्केल में से जो रेटिंग स्केल होता है। और ये 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए जब आप इशू करने की तरफ जा रहे हैं। अब इस तरह की स्पेसिफिक चीजें आपने याद रखनी है, जैसे टाइम पीरियड वाली बात उसने बताई है। फिर कहता है अब रेटिंग का उसने क्राइटेरिया बता दिया। वो कहते हैं कि मिनिमम रेटिंग जो है ना आपकी A2 होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज। और शॉर्ट टर्म को आगे वो एक्सप्लेन करता है, जो कि हम अकाउंटेंट है हमें पहले से पता है कि 1 साल के अंदर अंदर जिसका टेन्योर होता है उसको हम कहते होते हैं शॉर्ट टर्म, और 1 साल से ज्यादा जिसका टेन्योर होता है उसको हम कहते होते हैं लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के केस में आपकी जो रेटिंग है वो A2 होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के केस में आपकी BBB+ रेटिंग होनी चाहिए। इससे कम रेटिंग अगर होगी तो आप इशू नहीं कर सकते। फिर जैसे ही उसने रूल बताया, कंडीशन बताई, आगे उसकी एक्सेप्शन बता रहा है। वो कहता है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज जिनका 1 साल तक टेन्योर है, उस केस में आपकी ये जो रेटिंग लेने की शर्त है इसको वेव किया जा सकता है। आपके ऊपर फर्ज नहीं होगा अगर आपने एंटिटी रेटिंग ली हुई है, मतलब कंपनी ने अपनी रेटिंग अलग से ली हुई है। एक इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग है जो आप इशू करने जा रहे हैं, एक एंटिटी रेटिंग है कंपनी की जो रेटिंग होती है वो आपने ली है, और वो नॉट लेस देन A-, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और ये भी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में उसने बता दिया, लॉन्ग टर्म A- और शॉर्ट टर्म में A2। इतनी आपने कंपनी की रेटिंग अगर है तो फिर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपको रेटिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट आप इशू कर रहे हैं उस केस में ये वेवर नहीं है, आपको उस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग लेनी पड़ेगी। क्लियर है जी? थोड़ी सी नई बातें हैं लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन वो हमें क्या बता रहा है? वो कहता है जो पब्लिक ऑफर है ना डेट सिक्योरिटीज की, इट शैल बी फुली अंडर रिटर्न। ये डेट सिक्योरिटीज की पब्लिक ऑफर फुली अंडर रिटर्न होगी एक्सेप्ट इन केस ऑफ सुकूक। सुकूक होते हैं एक इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने एक तरह का कह लें, जिस तरह आप सिंपल कोई इशू करने गए हैं तो आपका वो है बॉन्ड, अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट उसको दे देंगे, आपके इस्लामिक बॉन्ड है उसको सुकूक कहते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म उसके लिए यूज होती है। वो कहते हैं सुकूक के केस में आपको अंडर राइटिंग की जरूरत नहीं होगी अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं। पहली, आप ये सुकूक इशू कर रहे हैं अपने कैश फ्लोज को मैनेज करने के लिए, कोई रीपेमेंट करनी है, आपने डेट की, आपने को ऑलरेडी डेट लिया हुआ था, उसकी रीपेमेंट का टाइम आ गया। अंडर रिटर्न जिस तरह शेयर्स में मैंने बताया था आपको कि पब्लिक को आप ऑफर करें और पब्लिक ना ले, तो फिर आपने एक एंट्री के साथ एग्रीमेंट किया होता है जिन्होंने लिख के अंडर राइटिंग आपको अंडरटेकिंग दी होती है आपको कि कोई नहीं खरीदेगा तो हम इस प्राइस के ऊपर इसको परचेज करें। और अगर उनको ना देने पड़े तो ऑब्वियसली एक अंडर राइटिंग के आप उनको फी पे करते हैं, ये अंडर राइटर्स होते हैं। एक तरह की गारंटी होती है कि शेयर अगर कोई नहीं खरीदेगा हम खरीदें। तो इस पर मेरा ख्याल है हम काफी दफा बात कर चुके हैं। तो अंडर राइटिंग आपने करवानी है, फुली अंडर रिटर्न होंगे। एक्सेप्शन क्या है सुकूक के केस में, और वो भी कब? वो कहते हैं कंपनी ने कोई डेट लिया हुआ था, अब उसका रीपेमेंट का टाइम आया, आपके पास पैसे नहीं है, आप कहते हैं अच्छा नए इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं, नया लोन लेके पुराने वाला लोन पे कर देते हैं। उस केस में अंडर राइटिंग नहीं भी करवाएंगे तो कोई मसला नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं यूटिलाइजेशन जो करनी है आपने इन प्रोसीड्स की, ये इसका वाहिद मकसद है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कंपनी की कैश फ्लो क्रंच चल रहा है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उसके लिए आप इशू कर रहे हैं।
और अगली बात, आपके पास अल्टरनेटिव फंडिंग अरेंजमेंट्स मौजूद है। ये शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अगर आपकी ये सब्सक्रिप्शन सुकूक्स की पूरी नहीं होती तो कंपनी के पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद है। इसको एक ऑप्शन के तौर पे कंपनी यूज कर रही है, लास्ट ऑप्शन के तौर पे यूज नहीं कर रही। क्लियर है जी? अगर ये शराइत पूरी होंगी तो अंडर राइटिंग की शर्त आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये 4 पॉइंट इंडिपेंडेंटली भी आपसे किसी क्वेश्चन में 1-2 नंबर का वो पूछ सकता है कि वो कहे जनाब अंडर रिटर्न होनी चाहिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने हैं, किन सूरतों में अंडर राइटिंग नहीं भी करवाएंगे तो काम चल जाएगा। तो इतनी बड़ी रेगुलेशन में आपको पता होना चाहिए, अगर आप एग्जैक्ट याद नहीं भी करके गए तो पता होना चाहिए कहाँ पे लिखा है। वैसे तो एक दफा पढ़ें तो आपको याद हो जाएगी, ये आसान बात। तो ये अलग से आपसे 2-3 नंबर की वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है जी। फिर कहता है ये जो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज है आपकी, जिसमें सकूक भी है और अदर शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज यानी कि इस्लामिक सिक्योरिटीज है, अगर कल को आपने इनको रीस्ट्रक्चर करना है, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है जो 1 साल से ज्यादा के। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या, आपने जब इशू किए थे तो आपने कहा 5 साल के लिए हम इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद रिडीम हो जाएंगे ये जो हम सुकूक्स हैं या बॉन्ड हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इशू कर रहे हैं। 3 साल बाद जाके आपने कहा इसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, या 4.5 साल गुजरे, 6 महीने रह गए पे करना, आप कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास, अब रीशेड्यूल करते हैं, 3 साल मजीद इनकी मेच्योरिटी बढ़ा दें। वो कहते हैं अगर बढ़ाने हैं तो नहीं बढ़ा सकते जब तक आप 2/3 मेजोरिटी से अप्रूवल ना ले लें उन डेट सिक्योरिटीज होल्डर से, कि वो भी इस बात पे एग्री है। जिन लोगों ने 4-5 साल पहले आपको पैसे दिए थे उन्होंने ये सोच के दिए थे कि 5 साल बाद हमें पैसे हमारे वापस मिल जाने, उनसे भी पूछ लें, उनका 2/3 मेजोरिटी के साथ अप्रूवल आपको चाहिए, फिर आप इसको रीस्ट्रक्चर या रीशेड्यूल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इजाजत नहीं है। अगली शर्त क्या है जी, वो कहते हैं कंपनी रिपोर्ट करेगी प्रॉफिट पेमेंट और रिडेम्पशन स्टेटस इन सिक्योरिटीज का सेमी एनुअल बेसिस पे। आपने 5 साल के लिए इशू किए हैं और जो प्रॉफिट आप इसके ऊपर अगर पे कर रहे हैं तो सेमी एनुअल बेसिस पे आपने रिपोर्ट करना है कि जनाब हमने इतना इस पर प्रॉफिट पे कर दिया है या आज की डेट तक कितने रिडीम हो चुके हैं। किस किस को रिपोर्ट करना है, कहते हैं कमीशन को, स्टॉक एक्सचेंज को, डेट सिक्योरिटीज ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट एजेंट, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट, जो भी बंदा इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था जो रेलिवेंट आपका इशू थी। जब तक आपकी ये रिडेम्पशन कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब ये सारे बॉन्ड्स आपके पास वापस नहीं आ जाते, तब तक आपने सेमी एनुअल बेसिस पे ये रिपोर्ट देते रहना है इन तीनों चारों। क्लियर है जी? सब रेगुलेशन 7 में जाके वो हमें कहता है कि शरिया कंप्लाइंट डेट सिक्योरिटीज अगर आपने इशू करनी है, जिसमें सुकूक भी शामिल है, इस्लामिक सिक्योरिटीज दूसरे लफ्जों में आप कह लें, ये शरिया का वर्ड उस आपके अरबिक वर्ड से निकला है जो शरीयत आप यूज करते हैं कि शरीयत के मुनाफी आपने कोई काम नहीं करना है जनाब। तो इस्लामिक सिक्योरिटी अगर इशू करनी है तो उसके लिए उसने अलग से कंडीशन बताई है, लेकिन इसको हम लेक्चर के एंड पे पढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजें हमारे लिए नई होती हैं, तो मैंने देखा स्टूडेंट हमारे परेशान हो जाते हैं, सर ये इस्लामिक वाली तो बात हमें समझ ही नहीं आती। तो हम जो बात समझ आने वाली है ना पहले उसकी तरफ चले जाते हैं ताकि जिंदगी थोड़ी सी आसान रहे, आसान से मुश्किल की तरफ जाए। अच्छा जी, अब वो कंडीशन बता रहा है, देखिए सिक्योरिटी जिस तरह हम शेयर्स में गए थे तो उसने बताया था फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग, उसमें अलग अलग कंडीशन। जब डेट्स में आए हैं, डेट सिक्योरिटीज में, तो आपकी सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। तो उन दोनों के लिए वो हमें बता रहा है। वो कहता है शॉर्ट टर्म के लिए जब आपने जाना है तो मैं आपको स्पेसिफिक कंडीशन बता रहा हूँ, ये आपने फुलफिल करनी है। सबसे पहली चीज तो वो याद रखनी है, वो कहते हैं जनाब ये जो पब्लिक ऑफर करनी है ना शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज की, ये होगी कमर्शियल पेपर की फॉर्म में। पब्लिक ऑफर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज जिनको नाम दिया गया है कमर्शियल पेपर का, आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं जनरल पब्लिक को। उसके लिए ये कंडीशन है जो आपने फुलफिल करनी है। एक तो कहते हैं जो इक्विटी है आपकी कंपनी की, इट इज नॉट लेस देन 50 मिलियन। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपकी जो इक्विटी है 50 मिलियन कम से कम होनी चाहिए, फिर आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया जी कमर्शियल पेपर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा किसी कंपनी का जो उन्होंने इशू किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज के लिए जो टर्म यूज करते हैं कमर्शियल पेपर आपने इशू करना है, वो कहते हैं कम से कम इक्विटी जो है 50 मिलियन की होनी चाहिए जो कंपनी इशू करने जा रही है। फिर कहते हैं जो कमर्शियल पेपर इशू करना है उसकी मेच्योरिटी जो है, हमने 1 साल से कम की मेच्योरिटी रखनी है तो शॉर्ट टर्म कह रहे हैं ना, तो ये कमर्शियल पेपर जो आप इशू करने जा रहे हैं इनकी जो मेच्योरिटीज है ये 30 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती है, यानी कि कम से कम 30 डेज इसकी मेच्योरिटी हो और मैक्सिमम मेच्योरिटी आपकी 1 साल हो। और ये जो डेट ऑफ मेच्योरिटी है ये कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के पहले दिन से आपकी ये मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी, अगले 12 महीने तक आप इनको मेच्योर कर सकते हैं और कम से कम 30 डेज, यानी कि 30 डेज से लेकर 1 साल तक की मेच्योरिटी होगी। अगर कोई छुट्टी आ गई है मेच्योरिटी वाले दिन पे तो उससे अगला जो दिन होगा आपका फौरी तौर पे उस पर आपने इनको पे कर देना है। फिर वो कहता है जो कमर्शियल पेपर है ये आपने इशू करने हैं इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹10,000, 10,000 का एक इशू कर दें या उसके मल्टीपल्स में 20,000, 30,000, 40,000, इसी के मल्टीपल्स में आपने इशू करना है। फिर कहता है एग्रीगेट अमाउंट जो है कमर्शियल पेपर की, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो अप्रूव किया है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने जा रहे हैं इतनी अमाउंट के, उसके अंदर अंदर होनी चाहिए। ये ना वो इशूएंस की तरफ जाए तो उस अप्रूवल से आप क्रॉस कर जाए जो बीओडी ने अप्रूव किया था कि हम फाइनल अप्रूवल, आपको याद है ना कंडीशंस हमने स्टार्ट में जो पढ़ी थी जनरल कंडीशंस, कि जब भी आपने सिक्योरिटी इशू करनी है तो बीओडी का अप्रूवल चाहिए होगा। तो बीओडी ने जो अप्रूव किया था वो उस एग्रीगेट लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना है जब कमर्शियल पेपर इशू करने जाएंगे। फिर वो कहता है जो टोटल लाइबिलिटीज है, अब एक स्पेसिफिक बात आई है, वो कहता है टोटल लाइबिलिटीज जो है ना कंपनी की आफ्टर द इशू ऑफ सच कमर्शियल पेपर इशू होने के बाद जो टोटल लाइबिलिटीज है ये आपकी 4 टाइम्स ऑफ इक्विटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्विटी के 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आफ्टर इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर, यानी कि इंक्लूडिंग द लाइबिलिटी ऑफ दीस कमर्शियल पेपर्स। नहीं, स्पेसिफिक डेफिनेशन यहाँ पे कामयाब सब नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है। एनबीएफसी के केस में वो भी मेरा ख्याल है अभी कुछ अर्से में रिवाइज हो जाएगी, जो उसने वहां पे हमें रिवोल्यूशन सरप्लस वाला अभी तक मसला खड़ा किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा कोई अलग से नहीं है कहानी।
अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा। जी जनाब, तो वो कहते हैं टोटल आपकी जो लाइबिलिटीज हैं ये 4 टाइम्स ऑफ योर इक्विटी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आगे वो बात कर रहा है जो कमर्शियल पेपर है शेल बी इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे आप इशू करेंगे इसको, और फेस वैल्यू पे फिर इसको रिडीम कर देंगे। ये बेनिफिट लोगों को यहाँ पे मिल रहा होता है कि 10,000 का अगर कमर्शियल पेपर आपने इशू किया है तो जो रेट आपने रखा है उस रेट के हिसाब से मेच्योरिटी टाइम पे आज की डेट पे उसको डिस्काउंट कर लें, उतने का आप उनको इशू कर दें। कि 10,000 वाला है, आप आज उनको 8,000 में 8,500 में इशू कर दें और रिडेम्पशन के टाइम पे 10,000 से उनसे वापस खरीद लेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे आप इशू करेंगे जनाब, इनको रोल ओवर करने का, रिस्ट्रक्चर करने का, रीशेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं है कमर्शियल पेपर को। ऊपर भी हम पढ़ के आए थे लॉन्ग टर्म के केस में, मैंने वहां पे बकायदा हाईलाइट किया कि लॉन्ग टर्म के केस में वो आपको कह रहा है कि आप इशू कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के केस में वो यहाँ पे आया तो उसने कहा इसको रोल ओवर, रिस्ट्रक्चर या रीशेड्यूल आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है जी? यहाँ पे आपने वो कहते हैं कि अपॉइंट करना है, एक इशूइंग एंड पेइंग एजेंट होता है जो थर्ड पार्टी है, इसको आप अपॉइंट करेंगे, एक एग्रीमेंट उसके साथ करेंगे, उसके अंदर तमाम बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी वो आपने लिख लेनी है। ये इशूइंग एंड पेइंग एजेंट क्या होता है? जिस तरह बैंकर टू द इशू होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से उसी के थ्रू आप रिसीट्स ले रहे होते हैं, उसी के थ्रू आप फिर कल को पे कर रहे होते हैं। ये कंपनी का एसोसिएट नहीं होना चाहिए, इनकी कोई एसोसिएटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। फिर जब टाइम आपका खत्म हो गया, मेच्योरिटी आ गई, तो मेच्योरिटी के टाइम पे वो कहते हैं कि ये जो होल्डर साहब हैं जिनके पास ये इंस्ट्रूमेंट था, वो प्रेजेंट करेगा ये कमर्शियल पेपर फॉर पेमेंट। इसी इशूइंग एंड पेइंग एजेंट के पास वापस आएगा, उसको वो प्रेजेंट करेगा कि ये मेच्योरिटी उसकी आ गई है। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट जो है आपका, उसको कंपनी ने पैसे दिए होंगे मेच्योरिटी पे, ये उन पैसों में से उनको पे करेगा और आपके ये इंस्ट्रूमेंट मेच्योर होकर वापस आपके पास आते जाएंगे। अच्छा, अब ये कमर्शियल पेपर आपने इशू किया था लेट्स अज्यूम 10 महीने के लिए, उसकी मेच्योरिटी आपने 10 मंथ रखी थी। उससे पहले अगर आप रिडीम करना चाहते हैं या जो होल्डर है इसका वो उससे पहले रिडीम करवाना चाहता है, तो किस सूरत में हो सकता है? वो कहते हैं ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है अगर आपने इसकी इशुएंस के टाइम पे पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों दिए, कि आपकी कंपनी कभी भी किसी टाइम पे कॉल कर सकती है, या अगर जो इसका इंस्ट्रूमेंट होल्डर है वो अगर चाहता है कंपनी को देना तो किसी भी टाइम पे आके कंपनी को दे सकता है कि ये ले और मुझे मेरे पैसे वापस करें। ये ऑप्शन आप दे सकते हैं कि 10 महीने का है, लेकिन 6 महीने बाद आप किसी भी टाइम पे आके आके इसको रिडीम करवा सकते हैं, या 6 महीने बाद कंपनी किसी भी टाइम पे कॉल कर सकती है। अगर पुट एंड कॉल ऑप्शन है उसके अंदर तो इसको टाइम से पहले बिफोर मेच्योरिटी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। क्लियर है जी? अब इसके ऊपर अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी जो इशू करनी होती है कंपनी ने, उसकी हमें कंडीशन बता दें। तो ये कंडीशन आप बताएंगे, या ये एक छोटा सा पॉइंट आपसे टेस्ट करना हो, वो आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दे दे, उसने आपको इक्विटी दी और आप पूछ ले कमर्शियल पेपर इशू करने हैं मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, तो आपको ये कंडीशन पता हो कि मैंने इशू करने के बाद जो मेरी टोटल लाइबिलिटीज है वो 4 टाइम्स ऑफ इक्विटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को सामने रखते हुए आप बताएंगे कि मैक्सिमम कितने कमर्शियल पेपर आप इशू कर सकते हैं, और उसी में आपको ये 50 मिलियन वाली बात भी टेस्ट कर ले। वो कहे कि ये 2 कंपनीज हैं जनाब, उनकी ये इक्विटी है, बताएं कौन इनमें से कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितने ज्यादा कर सकता है। तो आप ये क्राइटेरिया देखेंगे कि 50 मिलियन किसकी इक्विटी है, अगर नहीं है तो इशू नहीं कर सकती, अगर है तो कर सकती है। और फिर मैक्सिमम आपने जब जाना है उसकी लिमिट के ऊपर, तो ये देखनी है आपने लिमिट, फिर उसका टाइम पीरियड दे सकता है। फॉलो कर रहे हैं बात को कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इसमें, या आपको पूरा एक इश्यूएंस का सिनेरियो देके उसके अंदर आपको बता दे कि ये किया कंपनी ने, ये कर रही है, मुझे इसके अंदर आइडेंटिफाई करके दें गलतियां क्या है, तो आप उसको बताएंगे अपने इस नॉलेज को देखते हुए कि कहां कहां पे कंपनी ने एरर किया, कंपनी क्या नहीं कर सकती थी जो उन्होंने किया। ये इस तरह का क्वेश्चन आपकी पूरी पब्लिक ऑफरिंग पे आ सकता है कि कंपनी पब्लिक ऑफर करने गई है, उन्होंने ये काम किया, मुझे बताएं डिस्क्रिपेंसीज क्या है इसके अंदर, आप फिर बताएंगे। इस तरह का मेरा ख्याल है क्वेश्चन ऑडिट के अंदर वो पूछता होता है, अमूमन फेवरेट होता है उसका, तो रिपोर्ट देके आपको डिस्क्रिपेंसीज टेस्ट करवा लेता है, इंटरनल कंट्रोल वाली चीजें आपसे टेस्ट करवा लेता है। तो इसी तरह की चीजें यहाँ पे भी पूछ सकता है। क्लियर है जी? तो थोड़ा सा जब पढ़ना है आपने माइंड को एग्जामिनर की तरह मजबूर करें सोचने पे, और फिर उस एंगल से चीजों को गौर से पढ़ें। अच्छा जी, अब वो कहते हैं अगर डेट सिक्योरिटीज आप इशू करने जा रहे हैं और वो कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है जी, एजेंट ऑफ द इशूअर, जो सारे ये मामला जिस तरह वहां पे कंसल्टेंट टू द इशू था शेयर्स के केस में, मैंने आपको बताया था कंसल्टेंट ही सारे मामला देख रहा होता है। पैसा जो शेयर होल्डर जमा करवाता है जिस अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट के अंदर आता है, उसको कंसल्टेंट ही डील कर रहा होता है। जब तक कंसल्टेंट एनओसी नहीं देता होता पैसा कंपनी को नहीं मिलता। इसी तरह यहाँ पे ये पेइंग एजेंट है जो अपॉइंट किया गया है, इसी के थ्रू कंपनी ने पैसे लेने हैं, इसी के थ्रू कल को कंपनी ने पे करने हैं पैसे। ओके जी? अच्छा जी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अगर आपने इशू करनी है तो उनको कैसे इशू किया जा सकता है, उसकी जो कंडीशन है वो कहता है जनाब कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज की। किस तरीके से? अंडर सेक्शन 83 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में उसने रेफरेंस भी हमें दिया है कि क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 83, यानी कि अदर देन राइट इशू बन जाएगा ये आपका, जब आप पब्लिक ऑफर अप करने जा रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स की जो कन्वर्टेबल है, कल को अगर कन्वर्ट हो गए तो आपकी शेयर होल्डर्स की एग्जिस्टिंग परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर इसकी परमिशन हो
फिर वो कहते हैं जनाब जो अप्रूवल कमीशन से आपने लेना अंडर दैट सेक्शन वो भी आपने ले लिया हो। कन्वर्जन रेशो और इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर डिस्क्लोज करें कि कन्वर्जन रेशो क्या होगी और किस किस तरीके से आप कन्वर्ट करवा सकते हैं इसको। फिर अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपने लिखना है कि उस डिस्प्यूट को हमने कैसे रिजॉल्व करना है। क्लियर है जी? सिर्फ इतनी सी कंडीशन है, इसके अलावा कोई इसके अंदर नई कंडीशन नहीं है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उस मेथड पे जो कल हमने पढ़ा था बुक बिल्डिंग का अपने शेयर्स की इश्यूएंस के अंदर। जी जी कामरान पूछें, दो दो क्वेश्चन पूछें यार। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारी जगह पे कंपनीज एक्ट ने आपको ये लिखा हुआ है कि हमारी तरफ से इजाजत है अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर इसकी इजाजत दे दे। कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली अपने आर्टिकल्स के अंदर लिख दिया होता है कि हमने डेट सिक्योरिटीज इशू नहीं करनी है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू नहीं करने हैं, हमने जो डेट लेने हैं वो पब्लिक से नहीं लेने। तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक, जो कंपनी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी इजाजत हो। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता होता हूँ कि पाकिस्तान हमने बनाया था, हमने कहा था इस्लाम के नाम पे बनाया और इस्लामी कवानीन हो गए। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपने देखा है इस्लाम में उन चीजों को मना किया गया है लेकिन पाकिस्तानी आइन के मुताबिक उसकी इजाजत है, या वहां पे उसकी इजाजत दी गई है, यहाँ पे हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया या एडिशनल कुछ कंडीशन लगा दी है उसके लिए। तो इसी तरह यहाँ पे है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे उन्होंने ओपन कहा है कि अगर कंपनी चाहे तो अपने मेमोरेंडम के अंदर इसकी इजाजत दे, अगर कंपनी चाहे तो मेमोरेंडम के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। हमारी तरफ से इस पर कोई कैद नहीं। क्लियर है? ये इशू ये होता है कि कंपनीज एक्ट में या कहीं भी किसी लॉ में ना जहां पे भी उसने इस तरह की बात लिखी होती है वो इकट्ठा लिख देता है, वो इकट्ठा लिख देता होता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में आपको इजाजत दी गई हो। ये दोनों टर्म्स वो इकट्ठी यूज करता है। वैसे आपकी बात ठीक है, इस तरह की बातें आर्टिकल्स के अंदर लिखी होती हैं, मेमोरेंडम के अंदर कंपनी की एक आइडेंटिटी लिखी होती है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर आपका अगर क्लास ऑफ शेयर्स डिफरेंट है तो वो लिखे जाते हैं, या टाइप जैसे कल को प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करने हैं तो वहां पे अलग अलग आपका ऑथराइज कैपिटल हो, डेट सिक्योरिटीज के बारे में वहां पे बात नहीं लिखी जाती है। ये आर्टिकल्स में इस तरह की चीजें लिखी जाती है। अच्छा जी, बुक बिल्डिंग, कल हमने बुक जो बिल्ड की थी अपना शेयर्स की इश्यूएंस के लिए, मेरा ख्याल है कि वो आप लोगों को समझ आ गई। ऐसे ही है जी, अगर वो समझ आ गई थी तो आज वाली जो बुक बिल्ड करनी है ना हमने, इसमें कोई मसला नहीं होने वाला है। कल हमने पूरा एक लेक्चर सिर्फ उसी काम के ऊपर लगाया था, बुक बिल्डिंग वाला सारा प्रोसेस पढ़ा था, वो जो मेथड है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन का मेथड है वो पढ़ा था हमने सारा। वो कल वाली जो की गई रियाजत है ना हमें, वो आज काम आएगी। आज 5 मिनट में हमें ये बुक बिल्डिंग समझ आ जाएगी, उनकी कंडीशन हम देख लें। तो जो चीजें कल आपने अच्छे तरीके से अगर पढ़ ली हैं तो आज एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको उस पर 5 मिनट लगेंगे और आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, वो कहते हैं जनाब जो कंपनी है ये बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर सकती है फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रॉफिट रेट इन केस ऑफ फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट एंड स्प्रेड इन रिलेशन टू काइबोर इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट। अब ये पैराग्राफ के अंदर कुछ बातें, कुछ टर्म्स ऐसी आई जो मोस्टली हमें पता नहीं होती। काइबर का तो पता है जी आप लोगों को, काइबर क्या चीज है, ये कौन सी टर्म है? काइबर होता है जी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। स्टेट बैंक की साइट पे आप जाए ना तो डेली का आपको वहां पे एक डिटेल आ जाती है काइबर क्या चल रहा है। अब आप जब लोन लेते हैं या लोन देते हैं उसके दो तरीकाकार होते हैं। एक होता है जनाब आपका फिक्स रेट और एक होता है आपका फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट तो हमारे लिए आसान है समझना, कि हम कहते हैं हम गए बैंक के पास, बैंक ने कहा जनाब आजकल तो सर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ है, बैंक कहे जनाब मैं आपको लोन दे देता हूँ 20%, 5 साल का लोन आपने ले लिया स्ट्रेट 20%। कैलकुलेशन भी आसान है, सब कुछ आसान है। 20% आपको पता है मार्कअप आपने देना है, रीपेमेंट करते जाना है, जान छूट जाएगी। ये है फिक्स रेट। एक होता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट जो आपका चेंज होता रहता है, ये फ्लोट करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब सोचने की बात यह है कि ये कौन सी ऐसी बला है और कौन सी ऐसी चीज है कि हमें फ्लोटिंग करना पड़ा, हमने इसको फिक्स क्यों नहीं किया? फ्लोटिंग होता है जनाब उसके लिए एक पोर्शन उसके अंदर फिक्स होता है, दूसरा पोर्शन आपका फ्लोटिंग होता है, दोनों को मिला के आपका ये रेट बन रहा होता है। जो रेट आपका फिक्स होता है उसके लिए जो टर्म हम यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं स्प्रेड, और जो फ्लोटिंग होता है वो ना बैंक के कंट्रोल में होता है ना उसके क्लाइंट के कंट्रोल में होता है, ना कंपनी के कंट्रोल में है जो लोन ले रही है, ना बैंक के कंट्रोल में जो लोन दे रहा है, या इस सिचुएशन में अगर हम बात करें ना आपके इंस्ट्रूमेंट लेने वाले के कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। ये होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, जो प्योरली बेस कर रहा होता है उस पॉलिसी रेट पे जो स्टेट बैंक ने इशू किया होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जनाब मॉनिटरी पॉलिसी जब अनाउंस करते हैं कि ये पॉलिसी रेट है, इतने पे लोन मिलेंगे। जैसे आजकल उन्होंने मेरा ख्याल है 20 पे चले गए, यहाँ पे 20% आपका पॉलिसी रेट चल रहा है। इसकी बेस पे आपका काइबर थोड़ा बहुत इसके साथ चल रहा होता है। तो आप क्या करते होते हैं लोन में, बैंक कहता होता है कि यार हम फिक्स की बजाय हम फ्लोट कर लेते हैं, काइबर प्लस 1%, काइबर प्लस 0.5%, काइबर प्लस 1.5%, ये रेट होता है आपका। अब देखिए जो प्लस कर रहे हैं आप वो है आपका फिक्स, जो आपने फिक्स कर लेना है 0.5, 1, 1.5। और जो काइबर है आपका ये स्टेट बैंक की तरफ से दिया जाएगा, वो कहता है अगर काइबर नीचे जाता जाएगा ऑब्वियसली आपकी इंटरेस्ट का जो रेट है वो नीचे जाता जाएगा, अगर काइबर ऊपर जाएगा आपका इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होता जाएगा।
और अब आपको मार्केट में जितने भी लोन नजर आएंगे, जितनी फ्लक्चुएशन पाकिस्तान के अंदर फ्रीक्वेंट है, आपको फ्लोटिंग रेट ही नजर आएंगे, फिक्स रेट कोई नहीं करता होता। दोनों पार्टियां डर रही होती हैं वहां पे बैठ के कि अभी 7-8 महीने पीछे चले जाए तो हमारा जो काइबर था वो 9% 10% चल रहा था, 8 महीने में उठ के 10 से 20 पे चला गया। तो अगर किसी ने फिक्स लोन लिया होता जो कि 12% पे था, 11% पे होता, तो अब वो नुकसान कर रहे होते जिन्होंने लोन दिया था। फॉलो कर रहे हैं बात को? फिक्स और फ्लोटिंग की समझ आई है आपको? किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन हो? अच्छा जी, अब जरा सोचें, जब कंपनी शेयर इशू करने गई थी और हमने बुक बिल्ड की थी वहां पे, तो हमारा कंसर्न क्या था? कंपनी की कोशिश क्या थी वहां पे? डिमांड फैक्टर को जब आपने लेना था, शेयर आपने ऑफर करने थे, स्ट्राइक प्राइस आपने डिटरमिन करनी थी, कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल था? स्ट्राइक प्राइस जितनी ज्यादा होगी या जितनी कम होगी? जी कामरान, यही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे बुक बिल्ड बिल्ड की जाएगी रेट को डिटरमिन करने के लिए। अभी आगे वही बात करने लगे। तो जितनी प्राइस हाई हो गई उतना कंपनी को फायदा हो गया, आपके पास पैसे ज्यादा आ गए। जब आप इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जब आप इशू करते हैं, उसमें जो मेन चीज कंसर्न वाली होती है वो होता है उसके ऊपर रेट, इंटरेस्ट रेट। उसी रेट की बेस पे आपने उसको अगर डिस्काउंट करना चाहते हैं डिस्काउंट करेंगे, फेस वैल्यू पे देना चाहते हैं देके उस रेट पे आप कल को मार्कअप पे करेंगे उन्हें लॉन्ग टर्म के केस में। ये रेट होता है जो कंपनी के हक में बेहतर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब आप मुझे बताएं, जब आपने रेट डिसाइड करना है बुक बिल्डिंग के थ्रू, आपका रेट है जो डिसाइड होना है, कौन बंदा कितने रेट पे हमारे इंस्ट्रूमेंट लेना चाहता है। अब मुझे बताएं, कंपनी जब इशू करने जाएगी तो कंपनी के हक में क्या बेहतर है, जितना ज्यादा रेट होगा या जितना कम रेट होगा? इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, क्या ख्याल है? कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है इसके ऊपर, तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। अब वहां पे जब हमने बुक बिल्ड की थी, हमने क्या किया था? हमने कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बुक बना ले, जो सबसे ज्यादा प्राइस ऑफर करना उसको सबसे ऊपर रखें, फिर उससे कम, और इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आते जाएं। जब आप डेट इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, यहाँ पे आप किस ऑर्डर में बनाएंगे? सोचें जरा, बैकग्राउंड बनता जा रहा है हमारा। यहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? जिसने सबसे कम रेट मुझे ऑफर किया है उसको सबसे पहली प्रेफरेंस रखें, उसको ऊपर लेके आए, फिर उससे उस रेट को बढ़ाते जाए, जहां पे आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स की अमाउंट पूरी हो जाए वो रेट आपका लॉक हो जाए। क्लियर है जी? बेस बनी है? अगर ये बात आप साथ साथ वन बाय वन क्लियर होती जा रही है तो हम बुक बिल्डिंग पढ़ चुके हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बुक बिल्डिंग यही है। आ जाते हैं अब हम उस क्वेश्चन के ऊपर, जिस तरह कल हमने उसका क्वेश्चन देखा था, एक इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। इससे पहले एक स्टेटमेंट उसकी पढ़ लें। वो कहता है जनाब, बिड फॉर द पर्पज ऑफ दीज रेगुलेशंस, मतलब क्या है? इंटेंशन टू बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेट सिक्योरिटीज फॉर अ पर्टिकुलर रेट या स्प्रेड। अब रेट या स्प्रेड का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर फ्लोटिंग है तो आप सिर्फ स्प्रेड डिसाइड करवाएंगे, क्योंकि काइबर तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपने सिर्फ स्प्रेड के लिए बिड्स लेनी है। और अगर आप फिक्स रेट है तो उसमें आप पूरा प्रॉफिट रेट लेंगे। क्लियर है जी? वो कहता है जनाब इसमें क्या करना है आपने, एक बुक आपने बिल्ड करनी है, और जब बुक बिल्ड आपकी हो गई तो फिर जो आपने मेथड अप्लाई करना है, कल जो मेथड अप्लाई किया था उसका नाम क्या था, जो स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपने किया था अप्लाई? याद है किसी को? डच ऑप्शन मेथड। यहां पे जब हम आए हैं हमने सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है, तो अब उसका नाम क्या होना चाहिए? उसने उससे पहले रिवर्स का वर्ड ऐड कर दिया, वो कहता है रिवर्स डच ऑप्शन मेथड इसको कह रहे हैं। क्लियर है जी? आप तो यार उनकी सोशल बेसिस पे उसके रिवर्स में चले गए कि डच से उठे और अमेरिकन में चले जाए। अच्छा जी, अब आ जाए जो क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, वही क्वेश्चन है, सेम सिनारियो है, शेयर्स की बजाय डेट सिक्योरिटीज है। तो वही सिनेरियो देखो, कहता है जैक लिमिटेड है, इन्होंने प्लान करनी है जी 35 मिलियन डेट सिक्योरिटीज इंटरेस्टेड पार्टीज को देनी है थ्रू बुक बिल्डिंग। जो 70% बनता है, 30% आपने जनरल पब्लिक को ऑफर करना है रिटेल पोर्शन के थ्रू, जिस तरह कल हमने किया था। कट ऑफ जो रेट है शेल बी डिटर्मिन्ड बाय द वे ऑफ रिवर्स डच ऑप्शन मेथड। ये डेटा है, वो कहता है आप मुझे रेट डिटर्मिन करके दें। आपके सामने है जी कितनी सिक्योरिटीज है जो आप इशू करने जा रहे हैं? 35 मिलियन। अब बिल्कुल उसी तरह ये लोग हैं जिन्होंने बिड्स दी है, कैटेगरी भी आपके पास आ गई, कट ऑफ रेट आपके सामने आ रहा है। ये भाई साहब, अब ये फिक्स रेट वाली बात कर रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जनाब 10.5% रेट अगर आप मुझे दें तो मैं 15 मिलियन सिक्योरिटीज आपसे खरीदूंगा। अगले भाई साहब कह रहे हैं 10.9% रेट होगा जी, मैं 10.5 मेरे बारे में नहीं है, मैं उस पर 8 लूंगा, 11, 11.5, 12 होता। अब देखें असेंडिंग ऑर्डर में आपका रेट बढ़ता जा रहा है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं आप। तो मुझे बताइए यहाँ पे आपका जो कट ऑफ रेट है वो क्या होगा? वहां पे स्ट्राइक प्राइस की टर्म, यहाँ पे कट ऑफ रेट है, क्या होगा जी कट ऑफ रेट आपका? ये रेट दिया हुआ है आपको सही साहब, ये कट ऑफ प्रॉफिट रेट इस कॉलम के अंदर, ये जो है। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी। सर जो ये पीआईबी और टीबीएस की होते हैं उसमें भी आ जाते हैं कट ऑफ यील्ड, वो भी सेम चीज है, ये वो भी ऐसे डिटरमिन होती है?
उनका जो डिपेंड ऑप्शन होता करता है। है, उसमें और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। बेसिकली बुक नहीं बिल्ड कर रहे होते वहां पे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हुए कर रहे हैं, जिसमें मार्केट फैक्टर्स शामिल होते हैं। तो उसमें वो कट ऑफ ओके यील्ड सर, होती है जिसमें डिफरेंट रेट्स पे आपके मार्केट के अंदर आ रही होती है। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए सही साहब, दो चीजें थी। एक था फिक्स मेथड प्राइस, अपना फिक्स रेट। दूसरा था स्प्रेड। मैंने आपको बताया है, ये फिक्स वाला मैंने आपके सामने रखा है। अभी स्प्रेड को भूल जाए। स्प्रेड वाला मैं आपको बताता हूँ क्या होगा अगर फर्क होगा। मुझे सिर्फ इसमें रेट बता दें, जो लोग जिन्होंने कल वाला लेक्चर पढ़ा है, क्या रेट है जी हमारा, क्या बनता है एग्जैक्टली 11.5%, जहां पे जाके आपके नंबर ऑफ सिक्योरिटीज पूरे हो जाएंगे। ये रेट आपका बनेगा। 35 मिलियन सिक्योरिटीज आपने पूरी करनी है, तो जो क्यूमुलेट करते जा रहे हैं आप, यहाँ पे जाके आप 35 को क्रॉस कर रहे हैं, तो 11.5 होगा। अब हम आते हैं जो आप सवाल पूछ रहे थे सर, स्प्रेड। अगर स्प्रेड वाला डिटर्मिन करने वाला होता, तो यहाँ पे वो आपको बताता कि हमने जनाब फ्लोटिंग रेट पे इशू करनी है, और हमने काइबर प्लस पे जाना है। तो अब यहाँ पे जो 10.5 दे रहा है, 10.9 दे रहा है आपको, इस केस में आप यहाँ पे उनसे रेट ले लेते, स्प्रेड बताएं जी मुझे। हर बंदा अपने हिसाब से स्प्रेड बताता जाता है। तो उस इसमें से आप लेट्स अज्यूम, आप ये फर्ज करें कि 10% आपका काइबर चल रहा है, तो जो भी होगा हर बंदा स्प्रेड बताता है कि 0.5, कोई कहता 0.6, 0.65, 0.7, मैं इतने पे लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, स्टेप बिड आपकी सारी कंसिडर होगी। बिड एक ही है, लेकिन उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर एक कंसिडर करना है तो फिर तो मकसद ही बहुत हो गया। तो इन तीनों को कंसिडर करेंगे आप। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब आ जाए उस सारे प्रोसेस पे जो हमने कल पढ़ा था। ये जो आगे हम कहानी पढ़ने लगे हैं ना, सारी एज इट इज वही है जो बुक बिल्डिंग की वहां पे हमने पढ़ी। कुछ थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं, जो आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानी है। तो कह रहा है जनाब, टोटल जो साइज है आपका डेट सिक्योरिटी का, इट शैल बी ऑफर टू जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग बुक बिल्डिंग पोर्शन एंड रिटेल पोर्शन। 75% जो है आपका, वो आपने बुक बिल्डिंग पोर्शन को एलोकेट करना। बाकी जो मिनिमम 25% है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आपने लेके जाना है, और ये रिटेल वाला फुली अंडर रिटर्न होगा। इस तरह वहां पे बात पड़ी थी हमने। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात आई है कि 25% एलोकेशन जो रिटेल पोर्शन वाली है, इसको रिलैक्स किया जा सकता है कमीशन की तरफ। कमीशन को आप एक्सप्लेन करने के रीजन क्या है, वो कमीशन आपको जनाब इसको रिलैक्स कर सकता है। वहां पे ये रिलैक्सेशन वाली ऑप्शन नहीं थी। कामरान साहब, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं क्वेश्चन को। नहीं नहीं, देखें देखें, वापस वापस मैं आता हूँ, उस क्वेश्चन पे आता हूँ। सॉरी, मैं समझ गया हूँ। ये इसकी बात हो रही है जी। देखें, उसकी बिड्स को हमने स्टेप में किया है, उसके रेट को बेस बना के। अब ये रेट, डिफरेंट रेट्स जो उसने हमें दिए हैं, ये तीनों रेट्स हमारी इस बुक को बिल्ड करने में कंसिडर हुए हैं। जब आप उसको ऑफर करने गए हैं, जो इशू करने गए हैं, बुक बिल्ड होने के बाद, रेट कंसिडर होने के बाद, तो अब देने तो एक ही रेट पे हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा 11.5 आपका रेट निकला है जी। अब इसको जितने भी देंगे वो देंगे 11.5 पे। क्लियर है? ऊपर वाले भाई साहब भी जो थे, उनको भी 11.5 पे आपने देने हैं, जिसने कहा था 10.5 है। ये हर स्टेप बीट को एक समझ लें कि एक अलग से बीट है ये। एक बीट के अंदर डिफरेंट बीट्स हैं। सर मेरा अच्छा जी, क्वेश्चन नासिर साहब। यहाँ पे। जी कामरान, आप कुछ बोल रहे हैं? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ये जैसे ना ये रेट हमने फिक्स कर लिया 11.5% का, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डेट सिक्योरिटीज जब इशू होंगी तो इसको मिस्टर बी को सारी की सारी डेट सिक्योरिटीज इशू होंगी, जिस तरह ये क्वेश्चन में जाते हैं। जरा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जब रेट डिसाइड हुआ, तो इसको ये 8 ये भी इशू होंगी, ये 7 ये भी इशू होंगी, ये 19 ये भी इशू होंगी। यही सवाल है जी? जी सर, जी जी जी। एग्जैक्टली। कल जब हमने शेयर वाली बात पढ़ी थी, वहां पे भी ऐसे था। आप देखें, आपने इसके तीनों इन सिक्योरिटीज को क्यूमुलेट किया है ना। अगर आपने इसको एक इशू करनी होती यहाँ पे, तो फिर आप इन तीनों में से एक को कंसिडर करके अपना रेट डिटरमिन करते और मे बी वो नीचे चले जाते आप। तीनों को शामिल किया है, तीनों को देंगे, उसकी जो बिड है उसके अगेंस्ट जितनी उसकी बनती है, हर रेट के ऊपर जो उसने की हुई है, उसको देंगे शेयर का, सॉरी सिक्योरिटी का इशू करेंगे। कीपिंग इन व्यू दैट रिक्वायरमेंट, जो शेयर के केस में कल हमने पढ़ी थी कि कितने % की मैक्सिमम बिड कर सकता है वो बंदा। अच्छा, अगर देखा जाए तो उसने कहा जी अगर 10 शेयर का रेट होगा तो मैं 8 मिलियन की डेट सिक्योरिटीज लूंगा। अब जब वो रेट ही हमारा 11.5 पे फिक्स हो गया, उसकी तो मुझे लग गई, वो कहेगा मैंने तो लो रेट ऑफर किया हुआ था इन सिक्योरिटीज के लिए, मुझे तो हाई रेट मिल रहा अच्छा, आप देखें, आप देखें 11.5 उसके हक में बेहतर है या 10.9 उसके हक में बेहतर है? है। इस भाई साहब ने ऑफर किया था, क्या ख्याल है? 11.5। तो वो ये बात करेगा कि मुझे 11.5 पे आप सारी क्यों दे रहे हैं? वो तो खुश होगा इस बात पे कि मैं वही मुझे, कह रहा मैंने तो 10.9 रेट दिया था, लेकिन मुझे तो 11.5 ज्यादा मिल रहा है रेट। हूँ। हाँ। इसी तरह आप देखें ना, ये जो मिस्टर ए है, ये भी तो ये बात कर सकते हैं कि यार मैंने तो आपको 10.5 रेट कहा था, मुझे 11.5 पे क्यों दे रहे हैं? पूरा 1% उसको ज्यादा मिल रहा है। वजह क्या है? डिमांड। आपने देखा, ये बुक बिल्ड की, जहां पे जो रेट फिक्स किया उस पर अब आपने सबको देनी है। जिस तरह कल शेयर के केस में इससे बिल्कुल रिवर्स था। डन सर, थैंक यू थैंक यू। क्लियर है जी? जी जी, थैंक यू।
अच्छा जी, अब आ जाए, ये आपने नासिर साहब रिलैक्सेशन वाली बात पूछी है। अब उन्होंने बाउंड किया आपको कि 75% आपने इशू करने हैं बुक बिल्डिंग के थ्रू, 25 आपने देने हैं रिटेल वालों, इसकी रिलैक्सेशन दी जा सकती है कि आप कमीशन को जाके मना लें कि 25 रिटेल को देना बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है कि 80-85 तक मैं बुक बिल्डिंग के थ्रू दे देता हूँ, 15% रिटेल को दे दें। अगर रिलैक्सेशन आप लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल सकती है कमीशन की तरफ से, अगर उनको रीजन आप बता दें, जस्टिफाई करते। सेम पॉइंट है जी नेक्स्ट, जो कल हमने पढ़ा था जी, मतलब ये है कि 75, ये देखें ना बाउंड किस पे किया है, उसने कहा मैक्सिमम 75% यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें रिलैक्सेशन मिलने का मतलब क्या होगा कि 75 से बढ़ा दिया जाए आपकी ये लिमिट। 75 से कम तो आप पहले ही कर सकते थे, तो जो रिमेनिंग 25 आपको बचा हुआ है इसमें रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट वाला, जो आपने करना था बुक बिल्डिंग के लिए, जो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन बुक रनर के साथ आप करते हैं। ये सारी की सारी वही कहानी एज इट इज लिखी हुई है। प्रोस्पेक्टस उसने कहा एटलीस्ट 1 डे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिडर्स, यहाँ पे बिल्कुल वैसे होगी जैसे वहां पे पड़ी थी। प्रोस्पेक्टस आपने अपना पब्लिश करवानी है। फिर फ्लोटिंग रेट के केस में वो कहते हैं बिडर जो है वो स्प्रेड आपका बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों पे ऑफर कर सकते हैं। काइबर प्लस पे भी हो सकता है, काइबर माइनस पे भी हो सकता है। वो बंदा कहेगा जब काइबर फिक्स हो गया, माइनस इतने परसेंट और प्लस इतने परसेंट रेट दोनों साइड पे जा सकता है। ये एक अलग इशू है डिस्काउंटेड टू फेस वैल्यू वाला। हम रेट डिटरमिन कर रहे हैं, रेट डिटरमिन होगा तो डिस्काउंट कर सकेंगे कि डिस्काउंटेड टू फेस वैल्यू पे भी जाना है। क्या ख्याल है, जब तक रेट डिटरमिन नहीं है तो किस पे डिस्काउंट करेंगे? देखें, जब कंपनियां बड़ी स्ट्रांग होती है ना, उस केस में फिर रेट उतना कम होता है। लोग, आप अगर सोचें, एक एक लोन आपने मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदना है, किसी को पैसे देने हैं, आपको अगर ये कहा जाए कि ये भाई साहब आपके सामने खड़े हैं, ये आपको 30% रिटर्न देंगे, लेकिन पैसे डूबने का खतरा है। उसके साथ दूसरे भाई खड़े हैं, वो कहते हैं कि 15% रिटर्न मिलेगा, लेकिन 110% श्योरिटी है कि पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। आप किसको प्रेफर करेंगे अगर जुए के शौकीन नहीं है तो? क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, जहां पे रिस्क आपका कम है, पैसा डूबने का खतरा नहीं है। ठीक है जी, अगर जुए के शौकीन नहीं है, आप कहेंगे 15% ठीक है, पैसा मेरा सिक्योर हो। तो जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें फिर किसी ना किसी चीज पे कंप्रोमाइज होता है। कहते हैं रेट थोड़ा कम हम अगर आपको ऑफर कर रहे हैं, या काइबर माइनस, काइबर माइनस का मतलब क्या है? अगर काइबर 10% है, आप प्लस पे कंपनी को कोट करते जा रहे हैं कि काइबर +1 11% में, मुझे तो 11% तक वारे हैं। दूसरा बंदा साथ ही बैठा था, उसको कंपनी की वर्थ पता थी, उसने कहा काइबर -1 भी मुझे वारे हैं, मैं 9% पे भी आपसे ले रहे जी। तो इसलिए माइनस और प्लस वाली ये कहानी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनाब, बुक बिल्डिंग ये जो पोर्शन है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेट सिक्योरिटीज की ऑफर नहीं आती, जो बुक बिल्डिंग के लिए आपने अलग से मुख्तस की है, नहीं आती, तो पूरा प्रोसेस आपका कैंसिल हो जाएगा। ये एक दूसरी सोच ये होती है कि मैं कम से कम इतना तो कमाऊं, लेकिन आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। कंपनी की जितनी भी वर्थ अच्छी होगी, कंपनी को कम से कम वो रेट ऑफर जरूर करना पड़ेगा जो मार्केट में लोगों को किसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। ठीक है जी, तो पंजाबी में इसके ऊपर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मिसालें भी दी जाती हैं। तो अगर कंपनी कहे कि नहीं जी हमने इतना ही रेट देना है, तो लोग फिर अजीब सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि तुसी नाल की दे रहे हो जिहड़ा इतना कट रेट सानू देना है जी, इतना रेट सानू बैंक भी ऑफर कर रहा है, तानू अस पैसे को देइए। ठीक है, जो पंजाबी लोग हैं वो समझ गए होंगे किस तरह की मिसालें यहाँ पे दी जाती हैं। तो कंपनी को देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर भी जो टर्म्स चल रही हैं, अपना सॉरी, जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको ऑफर करनी पड़ेगी चीजें, जितनी भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो आप। गवर्नमेंट के जो टी बिल्स होते हैं ना, उनका रेट एक आपके लिए बेस समझा जाता है, जिसको आप कहते होते हैं जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आपका उस बेस पे है। सिक्योर्ड जो इन्वेस्टमेंट है, लोग कहते होते हैं देखिए टी बिल्स में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं आपके पास क्यों आऊँ? और गवर्नमेंट के टी बिल्स हैं, सिक्योर है, डिफॉल्ट नहीं करती गवर्नमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है फ्ला फ्ला रेगुलेशन की फ्ला फ्ला क्लॉज एज इट इज अप्लाई होगी रेगुलेशन 9 से 15 तक। क्लॉज 9 से 15 ऑफ रेगुलेशन 8 और क्लॉज 1, 4 एंड 5 ऑफ रेगुलेशन 9 जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो एज इट इज अप्लाई होंगी। के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस उन्होंने बताया उसकी बात कर रहा है, और लिमिट बिड और स्टेप बिड की बात कर रहा है, और 1 मिलियन उसने बिड के साइड बताया कि इतना कम से कम उसने आना है बुक बिल्डिंग में जो आएगा। फिर मार्जिन मनी के केस में आए तो वहां पे 25% उसने कहा था, यहाँ पे 10% तक की भी इजाजत दी है। इसको भी वेव किया जा सकता है, अगर वेव करेंगे तो क्रेडिट अंडर रिटर्न होगा। इस तरह कल हमने पढ़ा था, बुक रनर साहब उसके क्रेडिट अंडर रिटर्न करेंगे। ये जो उसने पैराग्राफ पूरा लिखा है, अभी हम क्वेश्चन के अंदर देख के आए हैं कि आपने रिवर्स डच ऑप्शन मेथड के थ्रू किस तरह रेट है जो अपना फिक्स करना होता है। फिर जब रेट आपका फाइनल हो गया, बिल्कुल रिवर्स उससे चीजें चल रही हैं जो कल पढ़ा था। आपने जनाब अलॉटमेंट जब करनी है तो हाईएस्ट बिड प्रायोरिटी पे देनी है, यानी कि जिसने सबसे लोएस्ट रेट आपको ऑफर किया है उसको सबसे पहले अलॉट करें। फिर रेट जैसे मैं बढ़ता जा रहा है उन लोगों को अलॉटमेंट करते जाएं, और जब आपका कट ऑफ रेट पे एक से ज्यादा लोगों ने दिया हुआ है तो उनको फिर प्रो रेटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने इशू करने हैं। क्लियर है जी? जिन्होंने रेट कट ऑफ रेट से ज्यादा रेट ऑफर किया हुआ है वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको आपने किसी किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स इशू नहीं करने हैं। विद इन 1 डे ऑफ द बिडिंग पीरियड, वो कहते हैं सक्सेसफुल बिडर्स को आपने कट ऑफ रेट इंटीमेट कर देना, बता देना कितनी सिक्योरिटीज है। सक्सेसफुल बिडर जो है वो रिमेनिंग अमाउंट वो अपनी जमा करवा देंगे, अगर मार्जिन मनी उन्होंने डिपॉजिट करवाई हुई थी वो रिमेनिंग पैसे जमा करवाएंगे, और सिक्योरिटीज इनको दी जाएंगी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के बाद। जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की हमने बात करनी है, वो जब हो जाएगा तो उसके बाद सिक्योरिटीज इनको इशू की जाएंगी, उससे पहले सिक्योरिटीज नहीं। सारी वही बातें। अच्छा जी, आ जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी।
वैसे अकाउंटेंट है हम, हमें प्रोपोर्शनेट का पता बड़े अच्छे तरीके से होता है। अच्छा जी, आ जाए। वो कह रहे हैं जनाब ये नासिर साहब हैं, ये हमारे सईद साहब हैं, ये हैं जी कामरान, और ये कोई एक आधे और भाई साहब हमारे हम शामिल कर लेते हैं, खवातीन ना रह जाए तो सना को भी शामिल कर लेते हैं। वो कहते हैं जनाब नासिर साहब कह रहे हैं कि मैंने लेने हैं मिलियंस में बात कर लेते हैं 80 मिलियन। सईद साहब कह रहे हैं मुझे दे दें 25 मिलियन। अच्छा जी, कामरान साहब कह रहे हैं मुझे 45 चाहिए, सना ने कहा है मुझे जनाब 55 चाहिए। ये रिमेनिंग आपके बचे हुए हैं, और ये सारे आपके उस कट ऑफ रेट के ऊपर इन्होंने ऑफर किया हुआ है जी। अच्छा, अब 205 की डिमांड आपके पास पड़ी हुई है। दूसरी तरफ आप देखते हैं रिमेनिंग मेरे इशू करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कितने रह गए हैं। तो वो कहते हैं मेरे रिमेनिंग जो इशू करने वाले हैं वो तो मेरे पास बचे हुए हैं जनाब सिर्फ 100। अब मैं इस 100 को इन चारों में किस हिसाब से बांटूं कि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो, और देना तमाम तमाम लोगों को है, और रेट भी तमाम लोगों ने एक ही ऑफर किया है। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो 100 आप एग्जैक्टली आपने क्या करना है, 80 डिवाइडेड बाय 205 और मल्टीप्लाई इसको कर देना है आपने 100 से। इतने इतने आप इशू कर दें और ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाए। जी जी, जो अबव वाले हैं उनको तो आपने दे दिए, अब तो एक सेम रेट के ऊपर जो लोग बैठे हैं कट ऑफ रेट पे उनको आपस में बांटने की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, रिटेल वाले नहीं है भाई, अभी रिटेल वालों पे गए नहीं है हम। ये तो मैंने कहा कि आपके अबव दैट कट ऑफ रेट या अबव दैट प्राइस आपने तमाम को दे दी है, नीचे वाले जो एक ही रेट पे जिन्होंने जिस पे कट ऑफ आपने लगाया है उस पे इन चारों ने कहा था कि हमें दे दें। तो अब उनको कैसे बांटना है आपने, क्लियर है जी। अच्छा जी, अब रिस्ट्रिक्शन जिस तरह कल हमने पढ़ी थी बिडिंग पीरियड, वो कहते हैं आपने इसको बढ़ाना नहीं है। बढ़ाना किस सूरत में बढ़ा सकते हैं और क्या अप्रूवल चाहिए होंगे। सेम कल वाली बात, एनओसी लेना है, स्टॉक एक्सचेंज और कमीशन से इजाजत लेनी है। फिर यहाँ पे भी उसने कहा कंसोलिडेटेड बिड नहीं करनी। कंसोलिडेटेड बिड का मतलब बेनामी किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे अपवर्ड रिवीजन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। जिस तरह कल था उन्होंने कहा था डाउनवर्ड रिवीजन प्राइस के केस में नहीं कर सकते, यहाँ पे अपवर्ड रिवीजन नहीं कर सकते रेट की जब आपने एक रेट दे दिया। दूसरा, डाउनवर्ड रिवीजन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ बिड अमाउंट। आपने जब अगर आपकी बिड अमाउंट कम हो रही है तो आप उसकी डाउनवर्ड नहीं कर सकते। फिर जनाब विड्रॉ नहीं कर सकते आप बिड को जब एक दफा कर दी। यहाँ पे यही रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पैराग्राफ भी एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है कल वाला। जब हम आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स पे, वहां पे भी सारा एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है। सेम उसने कहा है जनाब विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ बिडिंग पीरियड। जी, वहां पे अपवर्ड रिवीजन कर सकते थे, डाउनवर्ड नहीं कर सकते थे। नहीं नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन बनता नहीं है कोई पूछने का। कंपैरिजन क्या पूछेंगे वो आपसे, वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट बातें हो रही होंगी। तो कोई कंपैरिजन इस तरह का बनता नहीं है। जी, कंपनी के हक में बेनिफिशियल होगा वो। नासिर साहब किसकी बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते। वहां पे उसने किस चीज की बात की थी उसने वाला। उसने कहा था एक दफा जब आपने कह दिया, अब कल वाली बात मैं करता हूं, उसने कहा जब एक दफा आपने कह दिया कि मैं 22 पे इतने शेयर खरीदूंगा, अब आप ये नहीं कह सकते कि 22 के नीचे ले आए 21। डाउनवर्ड रिवीजन की इजाजत नहीं थी। यहाँ पे आपने एक दफा जब कह दिया कि मैं 10% के रेट पे भी राजी हूँ इतने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए, तो अब अपवर्ड रिवीजन आपको इजाजत नहीं है। अब अपनी उस रेट को आप बढ़ा नहीं सकते, जब रेट बढ़ेगा तो कंपनी का लॉस है। बुक बिल्ड हो रही है, आपको इजाजत नहीं है उसको अपवर्ड रिवाइज करने की। वहां पे रेट कम हो रहा था तो कंपनी का लॉस था, आपको इजाजत नहीं दी गई थी। यहाँ पे रेट बढ़ रहा है तो कंपनी का लॉस है, यहाँ पे भी इजाजत नहीं दी गई। तो दोनों बातें सेम ही है, सिर्फ क्या है रिवर्स हो गई है दूसरे। क्लियर है जी। जी, डाउनवर्ड रिवीजन आप कर सकते हैं, अपवर्ड से आपको रोका उन्होंने, रेट की बात हो रही है। डाउनवर्ड रिवीजन आप कर सकते हैं। अच्छा जी, रिटेल इन्वेस्टर के केस में वो कहते हैं 3 दिन के अंदर आपने अपना जब क्लोज होगा आपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस इशू कर देना है। सारी वही बातें हैं, वहां पे प्राइस थी, यहाँ पे रेट के बारे में बातें करते जाएंगे, वही इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। जब ये प्रॉस्पेक्टस उनके पास चली गई तो फिर कहते हैं जनरल पब्लिक जो है ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डेट सिक्योरिटीज बैंकर के पास, बिल्कुल उसी तरीके से जितने इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लेने हैं। जी, कंसल्टेड बिट में एक्सप्लेन करता हूँ। जितने इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लेने हैं उसके पैसे जमा करवा देंगे, एप्लीकेशन आ जाएंगी। जब एप्लीकेशन आई, सब्सक्रिप्शन पीरियड क्लोज हुआ, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने ये इंस्ट्रूमेंट उनको इशू कर देने हैं, बुक बिल्डिंग वालों को भी और इनको भी, तमाम लोगों को आपने ये इशू कर देने हैं जनाब। और जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स थे उनको आपने पैसे वापस कर देने। क्लियर है जी। जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है, यहाँ पे आगे देखें वो आपको इस तरह की कोई बात नहीं बताता है रिटेल के केस में, अगर यहाँ पे डिमांड ज्यादा आ गई तो आपने कैसे करना है। यहाँ पे प्योरली जो आपका कंसल्टेंट होता है ना उसके हाथ में होता है। फिर वो अमूमन जो छोटा इन्वेस्टर होता है उसको प्रेफर कर रहे होते हैं, छोटे से बड़े इन्वेस्टर की तरफ चलते होते हैं। जिन्होंने थोड़े पैसे लगाए होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है रिटेल के अंदर। कंसोलिडेटेड बिड, जनाब कल हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी कामरान साहब, वो कहता था किसी और के भी हाफ पे बिड करना उसको कंसोलिडेटेड बिड कहते हैं। किसी और के भी हाफ पे आप बिड कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना कि बैक एंड पे कोई और है और फ्रंट पे आप बैठे। जी, प्रॉक्सी की तरह। तो कुछ मुश्किल लगा है हमें बुक बिल्डिंग में। यहाँ पे कल वाला जो पढ़ा था उसका फायदा नजर आया आपको। ये आपके सिलेबस में शामिल होने के बाद आई के आपने अभी तक पूछा नहीं है। जैसे कल मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था वो आई के आपने पूछ लिया है बुक बिल्डिंग का, आप देखें सारी चीजें उसने ऑलमोस्ट बुक बिल्डिंग की पूछ ली थी। जो रिवर्स डेट ऑप्शन है डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, ये अभी तक उसने पूछा नहीं।
डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अभी उसने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, कोई एक आधी बात है जो उसने पूछी है हमसे पिछली 2 अटेम्प्ट्स के अंदर। लास्ट टाइम में तो इस टॉपिक में से उसने पूछा कुछ नहीं था, इस दफा ये हॉट फेवरेट टॉपिक है आपका। और हॉट फेवरेट में जब जाते हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो पूछ सकता है और रिवर्स डच ऑप्शन आपसे पूछ सकता है जी। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। ये एरिया इस दफा फेवरेट है, डेट इंस्ट्रूमेंट वाला इसके अंदर। तो छोटा सा मेरा ख्याल है 5 मिनट का ब्रेक ले लें, तो हम आके रिमेनिंग जो कंडीशन हमारी रह गई हैं इशू करने के बाद, डेट वाला हम क्लोज कर चुके हैं, एक चीज जो छोड़ी है वो भी पढ़ते हैं और रिमेनिंग जो हमारी कंडीशन रह गई है उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
जी जनाब, अवेलेबल है तमाम लोग। अच्छा जी, अब हमने शेयर भी इशू करवा लिए, हमने डेट सिक्योरिटीज भी इशू करवा ली, उसमें जो जो कंडीशन डिफरेंट थी वो हमने देख ली। इन रेगुलेशंस को पढ़ते हुए आपने इनको तोड़ना है। मतलब शेयर इशू करने वाला टॉपिक आप समझिए एक अलग है हमारा, डेट इशू करने वाला अलग है। शेयर में फिक्स प्राइस मेथड बुक बिल्डिंग अलग है, डेट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपकी अलग है। शॉर्ट टर्म की बेसिकली उसने बताई है, लॉन्ग टर्म की अलग से चीजें नहीं बताई। इस्लामिक वाली अभी हम पढ़ेंगे वो अलग है। इस तरह तोड़ के चीजें पढ़ेंगे आप तो टूटी हुई चीजों में से अगर वो आपसे टेस्ट करता है तो आपको स्पेसिफिकली चीजों का पता होगा कहाँ से वो टेस्ट कर रहा है। तो अब आते हैं हम इश्यूएंस के बाद जो कंपनी ने काम करने होते हैं वो कौन से हैं। वो कहते हैं जनाब पोस्ट इशू रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। अब आपने शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों पढ़ लिए हैं, अब उन दोनों को वहां तक रखे, उन दोनों की इश्यूएंस के बाद के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताने लगा है आपको। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या सिर्फ शेयर्स के साथ नहीं लिंक करना इसको, ये दोनों के केस में। वो कहते हैं जनाब जब आपकी पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज हो जाए, जहां पे दोनों शामिल होती है, वहां पे फिर देखिए सिक्योरिटीज की बात आ जाए। सिर्फ सिक्योरिटीज लिखता हूं, ना इक्विटी सिक्योरिटीज ना डेट सिक्योरिटीज, सिर्फ सिक्योरिटीज। तो कहता है जब आपकी पब्लिक ऑफरिंग कंप्लीट हो जाती है तो कंपनी ने फिर एक डिटेल्ड ब्रेकअप बनाना है उन प्रोसीड्स की यूटिलाइजेशन का, जो पैसा आपने इकट्ठा किया। आपने प्रोस्पेक्टस जब इशू किया था तो उसमें बताया था कि किस काम के लिए आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब जब आपका इशू हो गया, पैसे आपके पास आ गए, इस इशुएंस के बाद जब भी कंपनी ने अपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल अकाउंट्स जब भी इशू करने हैं, उन अकाउंट्स के अंदर डिटेल्ड ब्रेकअप देना है इन प्रोसीड्स की यूटिलाइजेशन का, कि जो हमने पैसा इकट्ठा किया था पब्लिक को ऑफर करके, उस पैसे का क्या किया हमने, कहां कहां पे हमने वो पैसा लगाया है। अच्छा, आगे वो बता भी रहा है कि टिल द फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, जब तक वो कमिटमेंट्स आपकी फुलफिल ना हो जाए जो प्रोस्पेक्टस में आपने मेंशन की थी। फिर वो कहता है एक तो आपने अकाउंट इशू किए, उसमें आपने एक समरी देनी है कि हम यहाँ यहाँ पैसे लगाए हैं। दूसरा आपने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, फिर एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, और इसको रिव्यू किया जाएगा कंपनी के ऑडिटर की तरफ से। प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के कंपनी का ऑडिटर उसको रिव्यू करेगा। फिर ये रिव्यूड प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है स्टॉक एक्सचेंज को, जब तक आपकी वो कमिटमेंट्स फुलफिल ना हो जाए जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि इस पैसे से हम ये करने जा रहे हैं। उसका आगे वो उसमें फॉर्मेट भी बता दिया है कि किस फॉर्मेट में आपने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है और उसका रिव्यू करवाना है। ये आगे उसमें आपको टेबल एक बना के दिया है कि कमिटमेंट जो प्रोस्पेक्टस में आपने की थी वो क्या थी, स्टार्ट डेट आपने बतानी है प्रोस्पेक्टस के अंदर जो बताई थी आपने कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा कब से स्टार्ट होगा, कंप्लीशन डेट जो आपने प्रोस्पेक्टस में बताई थी वो ये लिखे। जो प्रोस्पेक्टस में बताया था वो लिखने के बाद फिर बताइए अब करंट स्टेटस क्या है, क्या ये हमारा जो प्लान है उसी के मुताबिक चल रहा है जो प्रोस्पेक्टस में बताया था। अगर नहीं तो फिर डिले क्या है और किस वजह से डिले आया उसकी रीजन भी आपने बतानी है। दूसरा फिर वो कहता है डिटेल्ड ब्रेकअप आपने देना है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स का, जो आपने इस इशू से आवाम से इकट्ठा किया था ये पैसा, उसका डिटेल्ड ब्रेकअप भी आपने इस रिपोर्ट के साथ देना है, यूटिलाइजेशन आपने कहाँ कहाँ पे की है। क्लियर है जी। फिर कहता है एक आपने फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करवानी है जिसको रिव्यू किया जाएगा ऑडिटर की तरफ से, जब वो कमिटमेंट्स आपने फुलफिल करनी जो प्रोस्पेक्टस में बताई है, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट भी देंगे। ये पोस्ट इशू वाली सारी रिक्वायरमेंट्स जो है इनको आपने याद रखना है कैसी कैसी वो बता रहा है। अच्छा जी, वो कहता है इन केस ऑफ इस्लामिक सिक्योरिटीज, तो सुकूक हो या अदर शेयर कंप्लाइंट सिक्योरिटीज हो, उस केस में जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपने बनानी है ना, ये इस्लामिक सिक्योरिटीज जब आपकी इशू की जाती है तो इसमें आपके इस्लामिक स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनको फुलफिल करना होता है आपने। तो जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी होगी तो आपने इस्लामिक स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस का ऑडिट भी करवाना है, उसकी रिपोर्ट भी आपने साथ देनी है, जो टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट होती रहेगी, जो कंडीशन है उसकी भी क्या आपने फुलफिल किया है उसका भी आप बताएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पोस्ट इशू के अंदर आई है वो है जनाब आपकी एग्जिट अपॉर्चुनिटी। याद है आप लोगों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी कहीं पे और भी हम पढ़ के आए हैं, कोई रिकॉल कर सकता है आप में से? एग्जैक्टली फर्दर इशू। फर्दर इशू में पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, इस दफा पहली दफा उन्होंने शामिल किया, अमेंडमेंट्स आई हैं। फर्दर इशू में आपका एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, पब्लिक ऑफर में थी एग्जिट अपॉर्चुनिटी, इसको उन्होंने वहां पे इंप्लीमेंट किया बेसिकली फर्दर इशू। तो यहाँ पे भी उसी तरह की एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। वो कहते हैं आपने एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। आपने लेट्स अज्यूम प्रोस्पेक्टस इशू किया, जब शेयर इशू किया आपने अपने मेंबर्स को कहा कि इतना पैसा इकट्ठा होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल बनाएंगे उससे, मेंबर्स ने आपको पैसे दिए, शेयर आपने इशू कर दिए। बाद में आपका प्लान चेंज हो गया, प्रिंसिपल पर्पस हॉस्पिटल बनाना था, आपने कहा नहीं हॉस्पिटल नहीं बनाते, हम जनाब फार्मेसीज बना लेते हैं, उसका एक नेटवर्क बना लेते हैं, काम तो उसी तरह का है, इसमें ज्यादा पैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पे एग्री नहीं होंगे, जिन्होंने तो आपको हॉस्पिटल के लिए पैसा दिया था, अब वो इस पे एग्री नहीं होंगे। उनको आपने फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है कि यार आप अगर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आप अपना पैसा वापस ले लें, जो स्पॉन्सर्स हैं उनको उनका पैसा वापस करके उनसे शेयर ले लेंगे। तो ये उसके बारे में कहानी यहाँ पे बता रहा है, उसका प्रोसीजर यहाँ पे हमें बता रहा है। वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि कंपनी ने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिंसिपल पर्पस जो है वो चेंज नहीं करना है। जो प्रोस्पेक्टस में आपने डिस्क्लोज किया था आपने अपना प्रिंसिपल पर्पस वही रखना है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर आप अपना प्रिंसिपल पर्पस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के अगेंस्ट नहीं बाईबैक नहीं, अभी हम देखते हैं आगे जाके क्या किसने शेयर खरीदने हैं उनसे। तो वो कहते हैं आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे आप, और एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे आपके जो शेयर होल्डर्स इससे एग्री नहीं कर रहे, जो एग्री नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल पर्पस को चेंज करने पे, उनको आपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। किस बेस पे देनी है? वो कहते हैं ये मैंडेटरी होगी। अगर तो आप अप्रूवल लेने गए और आपके शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गया,
लेकिन जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया। और दूसरा उन्होंने कहते हैं कि पीएसएक्स को इन्फॉर्म भी कर दिया कि हम अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को भेजेंगे, साथ पीएसएक्स को भी लेटर लिख देंगे, आपको उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। दूसरा एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपकी मैंडेटरी है, जहां पे प्रिंसिपल पर्पस जो है आपका वो कुछ और था और आपने फंड्स कहीं पे और डाइवर्ट कर दिए हैं, अप्रूवल लिए बगैर आपने डाइवर्ट कर दिए हैं, उस केस में भी आपको ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अब आप लोगों के पास आएंगे, उन्हें कहेंगे कि अभी काम हो चुका है, डाइवर्जन हो चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं, वो कहेंगे हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो उस केस में भी आपको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। अब मैकेनिज्म क्या है, वो कहते हैं ईओजीएम आपने जो कॉल करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो चेंज इन दैट प्रिंसिपल पर्पस है, उस मीटिंग में आपने उसके नोटिस में ड्राफ्ट स्पेशल रेजोल्यूशन आपने भेजना है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है जो आप लोग पास करने आ रहे हैं। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो शेयर होल्डर जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया है वो अपना ये मैसेज कन्वे करेंगे कंपनी सेक्रेटरी को अंडर इंटीमेशन टू पीएसएक्स, जो मैंने अभी बात की, कंपनी सेक्रेटरी को बताएंगे, पीएसएक्स को भी साथ लेटर लिखेंगे कि हमने कंपनी सेक्रेटरी साहब को बता दिया है हम अपना पैसा वापस चाहते हैं। उनको आप फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, शेयर बाय अपना प्राइस पर शेयर जो ऑफर की जाएगी बाय द स्पॉन्सर्स, जो कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से ये पैसा ऑफर किया जाएगा और शेयर इनकी तरफ से खरीदे जाएंगे, ये बायबैक नहीं हो, ये स्पॉन्सर शेयर खरीदेंगे, कंपनी नहीं खरीदेगी। तो स्पॉन्सर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हम पहले ऊपर पढ़ते हुए आए थे वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, अब ये रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर आ गई है स्पॉन्सर्स पे कि उनको ये शेयर तुमसे खरीदने पड़ेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर से। और प्राइस आपने क्या देनी है, वो कहता है हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्राइस आपने ऑफर करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अवेलेबल है, या वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस प्रीसीडिंग 6 मंथ के अंदर जो रही है शेयर की वो ले लें, या ऑफर प्राइस जिस पे आपने ये शेयर सब्सक्राइब करवाए थे मेंबर्स को थ्रू आईपीओ, इन तीनों में से जो हाईएस्ट है, मतलब जितने उन लोगों ने पैसे आपको पे किए थे वो तो कम से कम उनको मिलेंगे मिलेंगे जब ये तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं। तो अगर ये दोनों प्राइसेस ऊपर जो बताइए अगर इससे हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली उनको जो पैसा लगाया उससे ज्यादा उनको मिल जाएगा। फिर वो कहते हैं जनाब विद इन 30 डेज स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो है, जो एग्जिट ऑफर है इसको एग्जीक्यूट करना है, उनसे शेयर लेकर उनको पैसे आपने दे देंगे। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछ लिया है, जो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो आपका पब्लिक ऑफरिंग में से क्वेश्चन आया था उसको आप पढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन है, ये नया उसने ऐड किया था तो इसी में से उसने क्वेश्चन पूछ लिया था, वो क्वेश्चन आपने देखना है, जो आप कह सकते हैं समर 22 का आपका पेपर है, उसमें पब्लिक ऑफरिंग के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा है। जब यहाँ पे हम आए एग्जिट अपॉर्चुनिटी में तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो मेंबर्स के केस में पास करते हैं और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे वही उसी के ऊपर अप्लाई होगा। इनफैक्ट होता क्या है, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी जब आप दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को इसलिए दी जा रही है कि शेयर्स आपके इररिडीमेबल होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में तो उनको पैसे मिल ही जाने हैं, फिक्स रिटर्न मिल रहा होता है, वहां पे फिर लोग बॉदर नहीं करते हैं इस चीज को, वहां पे कंपनी का पैसा किस तरफ जा रहा है आप रिपोर्ट कर रहे हैं। शेयर जब इशू करके आप लेते हैं वहां पे लोगों का इससे कंसर्न होता है क्योंकि वो रिडीमेबल तो नहीं है, पैसा उनको वापस तो नहीं मिल रहा, वो कंपनी को कहते हैं हमें। यहाँ तक बात वैसे मुश्किल आती होती है, जो शेयर होल्डर आपका होता है उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो मार्केट के अंदर चला जाए, मार्केट में ट्रेड हो रहा है शेयर वहां पे बेच दे। शेयर होल्डर यहाँ पे सिर्फ उस सूरत में आएगा अगर मार्केट में जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो कम प्राइस पे हो, फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरफ आएगा कि नहीं जी मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, ये उसको सिक्योर करने के लिए एक रास्ता बताया गया है। क्लियर है जी। एंड पे आके उसने कहा है कि रिलैक्सेशन दी जा सकती है पब्लिक ऑफरिंग की रिक्वायरमेंट से फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज, अगर उनकी कोई प्राइवेटाइजेशन करके उनको लिस्टिंग की तरफ लेके जा रहे हैं तो उस पर रिलैक्सेशन दी जा सकती है कमीशन की तरफ से। ये जो चैप्टर 9 है ना फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपने एक दफा अगर टाइम मिले तो रीड कर लेना है बस। थ्योरेटिकल है, जितने भी लोग हम ऊपर पढ़ के आए थे, कंपनी, कंसल्टेंट टू द इशू, पेइंग एजेंट, आपका डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन, आपका बुक रनर, ये तमाम लोगों की यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई कि उनकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बातें की गई हैं, स्पेसिफिक बातें यहाँ पे नहीं। तो इस सारे पोर्शन को जब आपको टाइम मिले इसको रीड कर लेना है, तमाम लोगों के, देखिए वो आपको बता रहा है कंसल्टेंट टू द इशू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, फिर बुक रनर की आगे नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैंकर टू द इशू की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अंडर राइटर की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर पेइंग एजेंट, इशूइंग एजेंट की आगे, इनको एक एक दफा आपने देख लेना, पढ़ लेना, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है इसको। इसमें से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई आपसे वो टेक्निकल सवाल पूछे। क्लियर है जी। अब हमने दो चीजें पब्लिक ऑफरिंग के अंदर छोड़ी थी ऊपर, एक हम छोड़ के आए थे स्पैक वाला पोर्शन और दूसरा हम इस्लामिक सिक्योरिटीज वाला छोड़ के आए थे। स्पैक वाला मैंने कहा था क्या ही बिल्कुल अलग डिफरेंट टॉपिक, उसको हम बाद में देखते हैं। इस्लामिक सिक्योरिटीज पे आ जाए, उसकी कंडीशंस क्या बता रहा हुआ आपको। वो कहते हैं केस ऑफ शरिया कंप्लायंट डेट सिक्योरिटीज, सकूक भी जिसमें शामिल है, ये कंडीशन है जो आपने फुलफिल करनी है। यहाँ पे वो कहते हैं जनाब जो ईश्वर साहब है ना, जो कंपनी है, इन्होंने अपॉइंट करना है एक इन्वेस्टमेंट एजेंट। अब देखें वो तीनों जो हमने ऊपर पढ़े थे कि आपने ये अपॉइंट करने हैं, इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बता रहा है कि किस केस में कौन सा बंदा आपका अपॉइंट हो। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट एजेंट आपने अपॉइंट करना है, उसके साथ एग्रीमेंट करना है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिखने हैं। ये इन्वेस्टमेंट एजेंट ये इंश्योर करेगा कि एसेट्स जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं थ्रू टू स्कूक होल्डर थ्रू एन एसपीवी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है एसपीवी वाला और एसेट्स के ट्रांसफर वाला, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली इस्लामिक कॉन्सेप्ट आपका होता क्या है, कोशिश की गई है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करवाया जाए, यहाँ पे कोशिश करके उन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्लामिक शक्ल दी गई है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट, अब मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ उसका कि मैं उस पर कोई फतवा दे सकूं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बनाया, वो कहते हैं कि आपने लोगों से पैसा लेना है, आप सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं, उनको रेट आप दे रहे होते हैं, ये जो रेट आप दे रहे हैं ये इस्लाम में हराम है, जो फिक्स रेट लोगों को दे रहे हैं इसमें लॉस का उनका रिस्क नहीं है, तो ये हराम हो जाता है। अब इसको
चंद जरखेज दिमाग बैठे और उन्होंने कहा आप ऐसा करें, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाएं, एक अलग से एसपीवी हो, यानी कि अलग से एक कंपनी बना ली जाए जो एसेट कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पे देने होते हैं कन्वेंशनल के केस में। यहां पे वो कहता है वो एसेट की जो टाइटल है वो आप ट्रांसफर कर दें इस एसपीवी के नाम, जो अलग से आपने एक एसपीवी बनाई है, एक अलग से एक टाइप ऑफ कंपनी आपने बनाई है, आप कहें कि आपने ये एसेट ही ट्रांसफर कर दिए हैं उन लोगों को जिनको आपसे टूब इशू कर रहे हैं। अब ये एसपीवी उनके बिहाफ पे ये एसेट होल्ड करेगी, कंपनी इन लोगों के पैसे को यूज करके जो जो भी पर्पज है वो पूरा करेगी और इन लोगों को रिटर्न देगी इस पैसे के ऊपर। इस रिटर्न को कंसीडर किया जाएगा कि इन लोगों ने जो अपने पैसे से एसेट खरीदे हैं वो एसेट यूटिलाइज करते हुए कंपनी पैसा कमा रही है। ये कॉन्सेप्ट है एसपीवी कि हमारे एसेट कंपनी के पास है, उन एसेट्स के ऊपर रेंट ले रहे हैं एक तरह का। फॉलो किया बात आपने? थोड़ा सा इस्लामिक कॉन्सेप्ट बन गया इस केस में, और इस्लामिक बनाने के लिए जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है वो कहते हैं लॉस एंड गेन का दोनों का जो खतरा है ना, अपना चांसेस है वो सेम होने चाहिए। तो इस्लामिक में एक दो बैंकों ने जब पीएलएस अकाउंट भी बनाए तो उन्होंने एक जगह एक दफा लॉस हुआ तो उन्होंने लॉस भी चार्ज कर दिया अपने पीएलएस अकाउंट होल्डर्स। लोगों ने शोर किया उस पर, कहते हैं इस्लामिक तो यही है कि लॉस हो तो लॉस, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट। नहीं जी, एसपीवी किसी भी पर्पज के लिए आप बना सकते हैं। एसपीवी एक टर्म है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। जी अबू रारा, मैं इस पे कमेंट नहीं करता यार। मैंने इसीलिए स्टार्ट में कहा कि अपना मैं कोई इस्लामिक का एक्सपर्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट हमें इस्लामिक चीज़ों का पता ही बहुत कम होता है। हमें ज़्यादा इन चीज़ों का पता होता है जिसमें हम मगजमारी कर रहे हैं, दिमाग खपा रहे हैं। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर फतवे दिए हैं, ये चीज़ें बनाई हैं, ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। उन्होंने कुछ सोच के ही इसको इस्लामिक कहा है कि इस्लामिक है। नहीं है तो करीब करने की कोशिश जरूर किया कि इस्लामिक के करीब हो। अल्टीमेटली एंड पे चीज़ें वही होती है। ये मेरी मेरी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं अगर आप ये सकूक इशू कर रहे हैं विदाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसपीवी का, समझ आ गया जी कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि किस तरीके से आप इशू कर रहे होते हैं इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, इसमें ना आपने एक शरिया एडवाइजर अपॉइंट करना होता है जिसको हम कहते होते हैं मुफ्ती साहब। एक मुफ्ती साहब अपॉइंट होते हैं जब आप इस तरह की इश्यूएंस करने जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ लोग इसको हलाल कहते हैं, कुछ कहते हैं जी सेम है। तो मैं इस पे फिर अपना कमेंट नहीं देता होता, हमने नॉलेज के लिए जो चीज़ है वो पढ़ लेनी है। अच्छा, इसमें आपने अपॉइंट करना होता है, जैसे वहाँ पे कंसल्टेंट होता है ना, यहाँ पे एक हजरत मुफ्ती साहब होते हैं, वो फतवा देते होते हैं। तो कंपनी जब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, साथ उस शरिया एडवाइजर का वो फतवा भी लगा होता है साथ। तो उन्होंने इसको हलाल करार दिया है। क्यों? क्योंकि ये शरिया एडवाइजर साहब जो है, इन्होंने इस्लामिक लॉ पढ़ा हुआ है, तो इस्लामिक कानून के तहत जितनी टर्म्स एंड कंडीशन थी कंपनी ने फुलफिल की है। तो ये शरिया एडवाइजर साहब ने कहा है कि ये कंपनी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, इस्लामिक तौर के मुताबिक है। अच्छा, वो कहता है अगर आपने एसपीवी नहीं बनानी जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा है, फिर आप शरिया एडवाइजर से शरिया एडवाइजर जो है आपका वो रीजन देगा कि शरिया प्रिंसिपल्स किस किस तरीके से अलाउ करते हैं एसपीवी बनाए बगैर ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना। ये कॉन्सेप्ट तो एसपीवी वाला था, वो थोड़ा सा इस्लामिक लगता भी था कि आपका पैसा आपके एसेट्स है, कंपनी यूज कर रही है, रेंटल बेसिस पे आपने उनको दिए हैं, लॉस हो गया तो लॉस भी आपको चार्ज किया जाएगा। अगर एसपीवी नहीं बनाई तो फिर आपका ये मुफ्ती साहब रास्ता निकाल के बताते हैं उन प्रिंसिपल्स में कि कैसे कैसे आप एसपीवी बनाए बगैर भी इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं। क्लियर है जी? जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऊपर अपॉइंट किया था वो एसोसिएटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं जनाब सिक्योर्ड सकूक के केस में जो कंपनी है उसने अरेंज करनी है अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट एजेंट को एक्सेप्टेबल होगी। जो गवर्नमेंट सकूक है उस केस में आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट का नाम ही काफी होता है जी। अच्छा जी, फिर वो कहता है जनाब कंपनी जो है इशू करने से पहले जो मैंने अभी आपको बताई है बात कि शरिया एडवाइजर को एंगेज करेगी, उससे राइटिंग शरिया सर्टिफिकेट लेगी जिसको मैंने कहा फतवा है, तो फतवा है कि उससे लिया जाएगा, इसको साइन किया जाएगा शरिया एडवाइजर की तरफ से। उसने एक्सप्लेन करना है किस बेसिस पे ये जो सकूक है ये शरिया कंप्लाइंट है, यानी कि इस्लामिक रूल्स के साथ इनकी कंप्लाइंस है, ये हलाल है, हराम नहीं है। जी, गवर्नमेंट की जॉब भी सिक्योर होती है। मैंने वो लोग देखे, यकीन करें, बड़ी अच्छी प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट की जॉब में चले गए कि सिक्योर है जी, कोई मसला नहीं है। इधर अच्छे भले लाखों में कमा रहे थे, वहां हजारों में लग गए जाके 7वें 8वें स्केल के ऊपर कि सिक्योर है। ये मैं आजकल की बात ही बता रहा हूँ, 2 साल पहले का वाकया है जी। कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये थॉट पाई जाती है। फिर वो कहता है जो शरिया एडवाइजर जो आपने अपॉइंट किया था जिससे फतवा लिया, एक तो तरीका ये है कि उससे आपने सर्टिफिकेट ले लिया, बात खत्म हो गई। दूसरा ये है कि इसको लॉन्गर टर्म के लिए भी आप अपना इंगेज कर सकते हैं जब तक आपका ये जो आपने इशू किया था चल रहे हैं लोग। तो इसकी बात कर रहे हैं। और नहीं नहीं, वो इधर अलग बात की है यार, ये कामरान साहब ने कमेंट किया था उस पर बात हुई है नासिर साहब। अच्छा जी, तो इसको आप लॉन्गर टर्म के लिए भी इंगेज कर सकते हैं। अगर इंगेज करना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने उसके साथ तय कर लेनी है जो भी बनती है। फिर कहते हैं कंपनी ने ले लिया हो शरिया सर्टिफिकेट इस एडवाइजर से जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर मौजूद हो, सर्टिफिकेशन भी मौजूद हो जो टाइम टू टाइम कमीशन बताता जाएगा। उसमें क्या है, उसमें सर्टिफिकेट में लिखना है कि किस तरीके से ये सूद से पाक है जी, ये स्ट्रक्चर किस तरह हराम नहीं है, सूद से पाक है। सूद अगर हराम है तो कैसे इसमें शामिल नहीं है वो। फिर ये जो सकूक होल्डर्स हैं ये किस तरह उन एसेट्स के मालिक हैं जो एसेट्स आपने एसपीवी के थ्रू को दिए हैं। 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, फिर कहते हैं जनाब इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या मेंशन करना है आपने कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका हलाल है, सूद से पाक है, स्कूप होल्डर्स जो है वो जो एसेट हमने ऊपर बात की है उसके वो मालिक किस तरह से बने हैं और किस हद तक वो बने हैं, ओनरशिप उसकी किस हद तक उनको ट्रांसफर की गई है। फिर जनाब वो कहता है कि ये शरिया प्रिंसिपल्स के साथ किस हद तक कंसिस्टेंट है ये जो हमने इशू की है, जो एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, कोई एक्सेप्शन उसकी है, कोई क्वालिफिकेशन है, मतलब उसके ख्याल में जो बातें इस सर्टिफिकेट में आनी चाहिए वो तमाम इस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन कर देगा। इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर किसी किस्म का आप कोई फ्यूचर का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कोई डेरिवेटिव नहीं हो सकते इनके ऊपर, इस्लामिक है, यहाँ पे जुआ वैसे ही हराम है, तो किसी किस्म का कोई स्वैप, कोई फ्यूचर, कोई डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं जनाब ये बड़ी मजे की बात है, कहते हैं कंपनी ने इंश्योर करना है कि जो प्रोसीड्स आई है ना इस इशू से वो यूटिलाइज करनी है शरिया कंप्लायंट पर्पसेस के लिए, जो प्रॉस्पेक्टस में आपने इनको डिस्क्लोज किया है। ये ना हो कि ये सकूक इशू है, इस्लामिक का नाम दिया है सारा और कंपनी ने लगाना शराब का कारखाना है जो वैसे ही हराम करार दिया गया है, तो इसकी जो प्रोसीड्स हैं वो भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज की जाएंगी जो शरिया कंप्लायंट प्रोजेक्ट होगा। ठीक है जी, नॉन इस्लामिक प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये पैसा नहीं लगा, जो आपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज किया था उसके हिसाब से पैसा लगाएंगे। फिर अगर कन्वर्टेबल आपने इशू करनी है जो सिक्योरिटीज हैं या एक्सचेंजेबल है ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, तो ये ऑप्शन जो कन्वर्जन का है ये इन्वेस्टर की डिस्क्रिप्शन पे होगा। ये फिर दोबारा से डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं ना, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में सकूक होल्डर को पता है कि मेरे साल, डेढ़, 2-3 साल बाद पैसे वापस मिल जाने, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी वैसे उसने वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि सिर्फ शेयर्स के केस में है। लेकिन जो सकूक आप उनको इशू कर रहे होते हैं ये फिक्स रेट होते हैं ना, तो यहाँ पे मार्केट में इनका जो रेट होता है वो नीचे नहीं जाता है शेयर्स की तरह, शेयर्स में रेट नीचे चला जाता है अगर कंपनी थोड़ी इधर उधर होती है। यहाँ पे आपकी सिक्योर्ड होते हैं ये, इस पे रेट आपको मिलना होता है, फिक्स रेट मिलना होता है, तो मार्केट में इनका रेट नीचे नहीं जाता है, इसलिए जो स्कूल होल्डर होते हैं वो मार्केट में जाके सेल भी कर सकते हैं, कंपनी के पास ना भी आएंगे कोई मसला नहीं। क्लियर है जी। तो अगर आपने इनको कन्वर्जन का ऑप्शन देना है तो वो कहते हैं इन्वेस्टर के ऑप्शन पे होगा, उसका जो मैकेनिज्म होगा वो सारा आपने तय करना है। कंपनी ने जब इसको इशू करना है तो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल मौजूद होना चाहिए उतना। फिर कहते हैं शरिया एडवाइजर ने जब सर्टिफिकेट इशू करना है, ये टीयर 1 और टीयर 2 वाली बात को भी इग्नोर कर दें, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया कि जो आपके बैंक्स हैं उनकी तरफ से कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं उस पर उसने कहा ये क्लॉज आपके अप्लाई नहीं होगी, इसको भी इग्नोर कर दें। अच्छा, फिर वो कहता है जनाब ये जो आपका शरिया एडवाइजर साहब है ये जब शरिया सर्टिफिकेट देंगे ये बता देंगे कि आपका शरिया ऑडिट इसके लिए जरूरी है इन सकूक का या जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो फिर आपका ऑडिटर जो है या आपका अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर या अलग से एक ऑडिटर आपने अपॉइंट कर देना है, वो देखेगा आके कंप्लाइंस आपकी शरिया रिक्वायरमेंट्स के साथ उसको ऑडिट करेगा, उस पर अलग से अपना ओपिनियन देगा। फिर शरिया ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपके एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का पार्ट बनाई जाएगी, उसकी फी को वो कहते हैं आप डिस्क्लोज करेंगे अपने अकाउंट के अंदर। अगर आपने ये सकूक इशू किए हैं कोई अलग से शरिया सिंगल शरिया कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए उसके लिए वो टर्म यूज करने जो अजीबोगरीब इस्लामिक टर्म यूज कर रहे होते हैं, मुशारका, मुसव्विरा, फला फला फला, ऑब्वियसली इस्लामिक में नई नई टर्म्स हैं जिनमें हमारी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो टर्म यूज करके आप इंस्ट्रूमेंट आप अपना इशू कर देते होते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग या जो रीशेड्यूलिंग है वो अगर आपने करनी है तो फ्रेश शरिया सर्टिफिकेट आपको शरिया एडवाइजर से लेना पड़ेगा। जी जी, बड़ी बड़ी इस तरह की इस्लामिक टर्म्स आई हुई हैं जो अरेबिक लैंग्वेज से उन्होंने इनको उठाया है। फिर वो कहता है प्रोस्पेक्टस में आपने लिखना है कि ये सकूक जो इशू किए गए हैं क्या ये एसेट बैक्ड हैं या नहीं है, कैसी भी इसके लिए बताइए इसके पीछे एसेट्स हैं या अलग से सिक्योरिटी आप उसकी दे रहे हैं, अगर ट्रांसफर एसेट्स ट्रांसफर किए बगैर आप उनको दे रहे हैं तो उनका क्या रिस्क उसमें हो सकता है, क्या लॉस कल को हो सकता है इन सकूक होल्डर्स को, वो उनको पता होना चाहिए। अगर तो एसेट्स उनके नाम पे अलग से आपने ट्रांसफर किए होंगे तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आ जाएगा और वो एसेट्स के अगेंस्ट उनके सकूक होंगे, कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो एसेट कंपनी के कंसिडर नहीं किए जाएंगे, सकूक होल्डर से किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने अलग से एसपीवी बना के एसेट्स उनको नहीं दिए तो फिर आपने उनको बताना है कि कल को अगर वाइंडिंग अप हो गई इस प्रोसेस के दौरान तो आपकी रैंकिंग क्या होगी हमारे क्रेडिटर्स में, ये रैंकिंग हमने वाइंडिंग अप में जाके पढ़नी है जब वाइंड अप करेंगे कंपनी को, तो ये सकूक होल्डर्स को पता होना चाहिए कि उनकी रैंकिंग क्या होगी और कितना पैसा उनका सिक्योर है। क्लियर है जी। ये शरिया सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं अपने सकूक होल्डर्स को। शरिया एडवाइजर का एंगेजमेंट लेटर के बारे में अगली बात कर रहा है कि रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में आपने बताने हैं, और अगली जो टर्म्स एंड कंडीशंस कमीशन टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा, आपने फॉलो करनी है। जी, अंडर रिटर्न की शर्त जहां जहां पे है उसने आपको बताया हुआ है कि इसकी अंडर राइटिंग आपने करवानी है। सकूक के केस में उसने आपको एक्सेप्शन दी थी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ी है, उसने कहा था डेट इंस्ट्रूमेंट जब आपने इशू करने हैं तो अंडर रिटर्न हो गए, लेकिन एक्सेप्शन दी है। अभी हमने ब्रेक से पहले 3 पॉइंट पढ़े थे स्टार्ट में, याद है? उसने कहा था डेट की रीपेमेंट के लिए है या वर्किंग कैपिटल के लिए है और अल्टरनेट रिक्वायरमेंट आपके पास अपना अरेंजमेंट आपकी है तो फिर आपको अंडरराइटिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर अगली बात हुई कि विदिन 10 वर्किंग डेज वो कहते हैं आपने इनको इशू कर देना है डेट सिक्योरिटीज को, जिस तरह बाकी शेयर्स के केस में उसने बताया था। ये जनाब हमारी पब्लिक ऑफरिंग की रेगुलेशन है। हमारा सिर्फ इसमें एक पोर्शन रह गया, वो है स्पैक, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इन पूरा जो हमने अभी तक चीजें पढ़ी है उसमें से किसी के साथ वो लिंक नहीं कर रहा, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, उसने यहाँ पे शामिल किया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। मीनवाइल आपने ये रेगुलेशन अच्छे तरीके से पढ़नी है। 3 लेक्चर मेरे ख्याल हम इस पे कर चुके हैं। 3 लेक्चर के बाद अब आप मुझे बताएं कि कितना का आपको फाका महसूस हो रहा है और क्या बेहतरी आई है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन पढ़ने से पहले और बाद वाली, नई चीजें कुछ सीखने को मिली हैं, नए कॉन्सेप्ट आपको पता चले हैं, तो इसमें बेहतरी आपकी मजीद आ जाएगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और घर बैठ के इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। पास पेपर एनालिसिस के अंदर मैंने इसको आपको बताया हुआ है, हर अटेम्प्ट के अंदर उसने इसका क्वेश्चन पूछा है
अगर एक डॉक्यूमेंट मैं वो आपके सामने ओपन कर लूँ तो अटेम्प्ट है जो इसमें खाली गई है। ये तो मैं कहता होता हूँ कि हमेशा ये आपका मस्ट पीए टॉपिक है, ये उसने पूछना ही पूछना है। अच्छा जी, ये देखिए विंटर 20 ओपन बुक होने के बाद आपका पहला पेपर था पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, उसने पूछी 16 मार्क्स। दूसरे आप समर 21 में आए, क्वेश्चन 6 पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, उसने फिर पूछा आपसे 16 मार्क्स। तो हर दफा वो इसको आपसे पूछ रहा है। फिर जनाब यहाँ पे जब आप आए अपना विंटर 21 में, तो क्वेश्चन 2 में जाके उसने पब्लिक ऑफरिंग का एक छोटा सा पार्ट पूछा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछा, लेकिन पूछ यहाँ पे भी लिया उसने। फिर समर 22 में जब आप आए तो यहाँ पे आप आके देखें, फिर पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन का उसने क्वेश्चन आपसे 11 मार्क्स का पूछ लिया। तो देखें वो छोड़ नहीं रहा इस टॉपिक को। विंटर 22 में आगे कुछ छोटा सा उसने यहाँ पे आके ब्रेक दिया, इसमें से उसने नहीं पूछा, लेकिन डिफरेंट शेयर कैपिटल का पोर्शन उसने जाके हमसे पूछ लिया, उसने वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की तरफ चला गया, फर्दर इशू की तरफ। तो इस दफा ये टॉपिक आपका दोबारा से हॉट फेवरेट है, वो पूछेगा। और मैंने आपको एरिया भी बता दिया, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं किस एरिया में से पूछूंगा। मैं डेट सिक्योरिटीज में आऊंगा, वो शॉर्ट टर्म हो, इस्लामिक हो, या रिवर्स डच ऑप्शन मेथड हो, मैं यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं, स्पैक में अभी तक टेस्ट हुआ है। स्पैक में ना एक इशू है, हमने अभी पढ़ना है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। स्पैक की रेगुलेशन अभी एक छोटा सा चैप्टर उसने बना के यहाँ पे शामिल कर दी है, बड़ी बातें उसके अंदर इनकम्प्लीट है, बड़ी बातें एम्बिगुअस है। दुनिया में कॉन्सेप्ट चल रहा था, उन्होंने यहाँ पे उसको डिफाइन करवाने की कोशिश की है। उस पर अभी मजीद रेगुलेशन, मजीद एक्सप्लेनेशन आएंगे। रेगुलेशन हम पढ़ेंगे भी ना उसकी, तो आपको आइडिया हो जाएगा वो पढ़ते हुए कि जैसे लिखने वाला बड़ी जल्दी में था, उसने आधी बात लिखी है, कहीं पे जाके एक बात का सर पैर नहीं बन रहा, तो बड़ी जल्दी में इनकम्प्लीट सी बातें कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसने लिख दी है। तो इसलिए अभी तक उसने इसको टेस्ट नहीं किया है। कुछ पूछ भी लेगा उसमें, तो हमने जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना आपको आइडिया हो जाएगा। कोई ऐसा कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है उसके अंदर। अब मुझे बताइए, जो क्वेश्चन कल हमने नहीं, कल नहीं करते जी, क्लास हम नेक्स्ट वीक में ले जाते हैं। मैं कल बैठ के एक आइडिया भी लगा लेता हूँ। हमारी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, कीपिंग इन व्यू के आगे रमजान भी आ गया है और ईद की छुट्टियां भी आनी है, तो अगर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत हुई तो हम नेक्स्ट वीक से एक क्लास अपनी ऐड करना शुरू करेंगे। हाँ जी, अच्छा हुआ कामरान साहब याद करा दिया। टेस्ट हमने अभी तक कोई कंडक्ट नहीं किया जी अपना। वैसे हर सेशन में टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं। टेस्ट के बारे में मुझे बताइए कि क्या ख्याल है, हम अब एक आधा टेस्ट रखना लें और उसमें जो हमने स्टार्ट में चीजें पढ़ी हैं, जो टॉपिक पढ़े हुए हैं, वो कर लें, 2 टेस्टों में डिवाइड कर लें या एक ही टेस्ट में कर लें, क्या ख्याल है? मिड टर्म टाइप कर लेते हैं जी, जिसमें हमने स्टार्ट में जो चीजें पढ़ी थी, सीसीजी, बायबैक, फर्दर इशू, डायरेक्टर्स वाला पोर्शन अगर शामिल करना होगा वो कर लेंगे। 2 कर लेते हैं। तो टेस्ट आपका फिर हम, ये जो वीक हमारा चल रहा है, ये वीकेंड आपके पास होगा, तब तक हम कर लेते हैं। फ्राइडे को टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, आप खुद बैठ के सॉल्व करें, उसको अपलोड करें। तो इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में। अगर मैं अनाउंस ना करूं तो यार याद जरूर करवा दे, आप में से कोई बंदा, मुझे माइंड से निकल जाती है। अगर कल तक मैं अनाउंस ना करूं तो मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि सर वो अभी हमारा वो रहता है अनाउंसर। मैं आपको बता दूंगा पहले टेस्ट का इंशाल्लाह। तो दूसरा, अब जो क्वेश्चन कल हमने विंटर 20 का क्वेश्चन था, उसको जाते जाते देख लें, टाइम तो थोड़ा है। जिन लोगों ने देखा है उनको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं पूछा था उसने। अच्छा जी, ये विंटर 20 का है जनाब, क्वेश्चन नंबर 7। वो कहते हैं आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं, एफसीएल कंपनी है एक जो प्लान कर रही है पब्लिक ऑफर करना है, उन्होंने 200 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स उन्होंने इशू करने हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹10। तो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस की प्रोविजंस को सामने रखते हुए वो कहता है एडवाइस करें प्री रिक्विजिट्स क्या है जो बुक रनर ने वेरीफाई करने हैं वाइल वेटिंग द बिड एप्लीकेशंस अंडर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जो लोग एप्लीकेशन लेके आएंगे, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए, एक्सेप्ट करने से पहले आपका जो बुक रनर है उसने क्या चीजें देखनी है। तो 2 नंबर सामने रखते हुए हमने कहा था, मैं अगर वहां पे बैठा होता तो मैंने आंसर देना था कि एप्लीकेशन आपने जो देनी है वो कंप्लीट हो, उसके साथ पैसे जो आपने देने हैं वो आपके पूरे हो। एग्जामिनर ने जब वहां पे सोल्यूशन लिखा ना इसका, तो थोड़ी सी चीजों से मैं डिसएग्री करता था कि वो किस तरीके से ये इसका आंसर दे रहा है 2 नंबर के लिए। आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 7A में, एक तो जस्टिफाइड नहीं है, इतने लंबे सोल्यूशन के लिए ये 2 मार्क्स जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। और दूसरा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस उसने बताई थी, ये आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं होती है। वो जो भाई साहब है रजिस्ट्रेशन वो करवा रहे होते हैं, बिड उसने जो देनी होती है वो सिस्टम जब ओपन हो जाता है बिडिंग पीरियड के दौरान देनी होती है। तब देखा जाता है कि उसकी जो बिड है वो उन कंडीशन को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। जो आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ यही है। क्लियर है जी? वो रिस्ट्रिक्शन बाद वाली है, बिड के दौरान है। तो मैं इससे एग्री नहीं करता जो आपने ये सोल्यूशन निकाला कि बिड के बाद, आपको बिड कर दिया उसने तो उसके बाद डाउनवर्ड रिवीजन अपवर्ड रिवीजन वो तो बाद की बात है। आप प्री रिक्विजिट्स पूछ रहे हैं उससे एप्लीकेशन लेते हुए, तो प्री रिक्विजिट तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने से पहले वाली बातें। इसलिए इसके सोल्यूशन के अंदर सिर्फ यही पैराग्राफ आना था कि बिड एप्लीकेशन सिर्फ वही लेनी है जो ड्यूली फिल्ड होगी, क्रॉस चेक होगा उनके साथ, प्रूफ होगा पैसा ट्रांसफर करने। क्लियर है जी?
बाकी बी पार्ट के अंदर उसने आके आपको पूरा टेबल बनाया था, आपको कहा था स्ट्राइक प्राइस बताएं कैसे डिटरमिन करनी है। उसमें उसने आपके वो जो एसोसिएटेड वाली हमने एक रिस्ट्रिक्शन पड़ी थी कि 10% से ज्यादा की वो नहीं ला सकते, उसने वो भी शामिल की थी। नीचे उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमने बताए थे उसने वो भी बता दिया था किसको आपने एक्सक्लूड करना है। देखिए बारीक सा पॉइंट भी उसने पूछ लिया था। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है अगर आप बुक बिल्डिंग का प्रोसेस अच्छे तरीके से अपना क्रैम करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, फिंगर टिप्स पे लाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें हाथ से बैठ के। और आपके सामने है वो बार बार मैं पास पेपर का जो एनालिसिस है वो आपके सामने इसलिए ओपन करता हूँ। ये 5 जो पेपर है इसमें से कोई क्वेश्चन आपका अनसीन ना जाए जब तक आपने आईकैप के पेपर में बैठना है जाके। तो अनसीन को क्वेश्चन ना हो पिछली 5 अटेम्प्ट्स का कम से कम। सारे क्वेश्चन आप कम से कम देख के गए हो, कुछ करके गए हो, पेपर पूरा करके गए हो। क्लियर है जी? तो इजाजत है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक में, हम ये कंप्लीट करेंगे, साथ में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और मैं अनाउंस कर दूंगा अगर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हमें आगे रेगुलर चलानी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।